Good evening and a very warm welcome to the Black Hole. Today we are going to discuss the psychological ramifications of societal attitudes towards body weight, and we will try to learn how to encourage a more compassionate and more inclusive approach towards ourselves and others. So, let's explore the interplay between body image, self esteem, and mental well being in the face of वेट स्टिग्मा. वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आर स्पीकर. मेरे दाएं तरफ लेकिन सामने मौजूद हैं डॉक्टर फराज तलत. आप जानते हैं ही इज़ अ राइटर, ट्रेनिंग साइकियाट्रिस्ट एंड CBT, दैट इज़ cognitive behavioral therapy specialist, and he's working with mental health peer support networks both in Pakistan and Scotland. Moreover, he's the founder of Cafe Soul and IO The Space, with focus on community building activities for mainly for socially disadvantaged groups. And I'm happy to add that he's the author of the medical science fiction book 74, जो गालिबन कोविड के ज़माने में पब्लिश हुई थी. इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग रीड. आप ज़रूर इसको पढ़िएगा. आप सब लोगों की आमद का शुक्रिया. And please give us a favor and turn your cell phones to silent mode so that there is no distraction. Moreover, when the house is open for question and answer, और जब आप लोगों की engagement का time आए, वंस डॉक्टर फराज फिनिशेस हिज प्रेजेंटेशन, तो आप लोग ज़रूर इस अहम मौजू पर अपना इज़ार ख्याल कीजिएगा. लेकिन बस एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा कि पहले प्लीज़ रेज़ योर हैंड ताकि हम आपको माइक्रोफोन दे दें, फिर आपकी आवाज़ जो है वो ऑनलाइन ऑडियंस तक भी जाएगी. बस यही थी दो तीन बातें. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्लीज़ वेलकम डॉक्टर फराज तलत. थैंक यू. So I will keep turning to you थोड़ी थोड़ी देर बाद कि अगर आपके इस पे कोई ओपिनियंस हैं या कोई सवालात हैं या कोई क्रिटिसिज्म्स इवन हैं तो यू आर क्वाइट वेलकम टू शेयर. सो द प्रेजेंटेशन इज़ अबाउट बॉडी शेमिंग हमारी मेंटल हेल्थ को किस तरह अफेक्ट करती है. आई एम गोइंग टू फोकस ऑन मेंटल हेल्थ पहले, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा कि ये वेट रेगुलेशन होती कैसे है, ताकि उसकी बेसिस हम आगे बिल्ड कर सकें कि मेंटल हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट होता है. तो मेरा तारुफ ऑलरेडी वो करवा चुके हैं. इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ अल्कोहल एंड ड्रग रिहेबिलिटेशन में, विच इज़ जिसका आप थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, जो लोग जिन्हें एडिक्शन हो जाती है जिस तरह हेरोइन से या डिफरेंट चीज़ों से. और इसमें हमेशा एक चीज़ मैं नोट करता हूँ कि कितना ओवरलैप आता है बिटवीन एडिक्शंस जो हम बात करते हैं इन सोसाइटी में, ड्रग्स वगैरह की, और फूड एडिक्शंस वगैरह की. ऑब्वियसली इट्स नॉट वन एंड द सेम थिंग, काफ़ी बीच में फ़र्क हैं, लेकिन दैट इज़ ऑलवेज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मैंने नोट किया है. ये डालते हुए मैं थोड़ा डर रहा था, लेकिन ये मेरी पिछली वीडियो जो यूट्यूब वीडियोस की स्नैपशॉट है जब मैंने एक साल पहले यहाँ दी थी. और ये पिक्चर यहाँ लगाने का मकसद किसी को मोटिवेट करना या किसी को इंस्पायर करना नहीं है. और इनफैक्ट अगर कोई बंदा इसे देख के मोटिवेट हो रहा है कि अगर कोई थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं तो प्लीज़ वो ना हो. स्टे ट्यून्ड, द लेक्चर इज़ द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू माइट थिंक. थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री की तरफ जाते हैं, वर्ल्ड वॉर के ज़माने से शुरू होते हैं इसके ऊपर. ठीक है, लेट्स से कि वर्ल्ड वॉर का ज़माना था. उधर फुल ऑन वॉर चल रही थी जर्मनी की साइड से, और यूएस को बंदे चाहिए थे अपनी जंग वगैरह के लिए. अब उस वक्त कुछ लोग थे जिन्हें कहते हैं कॉन्शियंटस ऑब्जेक्टर्स. अब आई डोंट नो आप लोग अंडरस्टैंड करते हैं कॉन्शियंटस ऑब्जेक्टर्स कौन होते हैं. ये बेसिकली वो लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमारा ज़मीर हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम किसी पे गोलियां चलाएं और किसी पे हमला करें या किसी की जान लें. तो इस वतन की सेवा करनी है तो कोई और रास्ता हमें बता दें. तो एक डॉक्टर थे, डॉक्टर एंसल कीज. उन्होंने कहा चलें ठीक है, फिर एक और तरीका है, एक मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मिनेसोटा में, आप आएँ उसमें तशरीफ़ ले आएँ. तो उन्होंने 38 कॉन्शियंटस ऑब्जेक्टर्स को सिलेक्ट किया एक स्टडी के लिए, जिसके अंदर 4 फेजेस थे. पहले फेज़ में उन्होंने उन सब सब्जेक्ट्स को 3200 कैलोरीज दी दिन की. ठीक है, 3200 कैलोरीज. आई डोंट नो आप में से अगर कोई डाइटिंग का शौकीन है या डाइट करता है तो, लेकिन 3200 कैलोरीज मेरे ख्याल से हमारे हिसाब से थोड़ी सी हाई हमें लगती हैं. यूजुअली लोग एम करते हैं 2500. बहरहाल उस ज़माने के हिसाब से ये नॉर्मल ही समझी जा रही थी. तो 12 हफ्ते के लिए उन्होंने उन सब सब्जेक्ट्स को 3200 कैलोरीज दी. फिर उसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ था, उन्होंने कट डाउन कर दी उनकी कैलोरीज हाफ में. 1560 कैलोरीज अ डे सिर्फ उन्हें मिलती थी. और ये 24 वीक्स ये फेज़ जो है ये चलता रहा.
तीसरा जो फेज़ था वो था स्लो रिहेबिलिटेशन फेज़। उसके अंदर उन्होंने क्या किया, 12 हफ्ते तक उन सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया डिफरेंट ग्रुप्स में। किसी ग्रुप्स को वो सब्जियां ज़्यादा दे रहे थे, किसी ग्रुप्स को वो प्रोटीन ज़्यादा दे रहे थे, किसी को फ्रूट ज़्यादा दे रहे थे। वो ये देखना चाहते थे कि जब हम कहत से बाहर निकलते हैं स्टारवेशन से, तो वो कौन से फूड्स हैं जिनसे सबसे ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होती है, रीग्रोथ होती है, रिहेबिलिटेशन होती है। और फाइनली जो फाइनल फेज था 8 हफ्ते का, जिसके अंदर उन्होंने सारी रिस्ट्रिक्शन खाने की हटा दी। आप जो मर्ज़ी खाना चाहें वो आप खा सकते हैं, ठीक है। अब इसे उन लोगों ने सेमी स्टारवेशन का वर्ड यूज़ किया था, टर्म यूज़ किया था, जिसे हम आजकल अपने अल्फाज में डाइटिंग कहते होते हैं। तो अब उन्हें डाइटिंग करवाई। पहले वो जितना खाना खा रहे थे तकरीबन 24 वीक्स तक, वो हाफ हो गया। क्या हुआ होगा ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जब किसी बंदे की खुराक आधी कर देते हैं, उसका खाना पीना बंद कर देते हैं, तो उससे क्या असर पड़ता है? एनी आइडियाज़? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं थोड़ा सा इसमें आपको मेमोरीज अगर जॉग करूँ, अभी रमज़ान गुजरा है, अगर आप लोगों ने रोज़े रखे हैं तो सहरी लेट से आपने सही तरह नहीं की, अफ्तारी से 2 घंटे पहले आपका क्या स्टेट होती है? वीक हो जाते हैं। और हम लोग मतलब कि जब डाइटिंग करते हैं तो ज़्यादा मतलब कि वेट लूज हो जाता है। वेट लूज होता है, ओके। मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है। सो वीकनेस हुई, वेट लूज हुआ, मूड स्विंग्स हुए, एनीथिंग एल्स? जब आप बहुत देर तक खाना नहीं खाते क्या होता है? और कभी कभी तबीयत भी ख़राब हो जाती है ज़्यादा भूख की वजह से। तबीयत ख़राब होती है, एब्सोल्युटली। एनीथिंग एल्स किसी ने ऐड करना हो? नहीं, दैट वेरी मच कवर। एग्जॉस्शन हो जाती है, थक जाते हैं जल्दी, मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, वज़न कम होना शुरू होता है। यही एग्जैक्टली सारी चीज़ें उन्हें मिली उसी चीज़ में। और इनफैक्ट इतने सिवियर मूड स्विंग्स थे कि वो एट वन पॉइंट उसमें हादसा भी हो गया। किसी एक शख्स ने कुल्हाड़े लेके अपनी 2 उंगलियां काट ली। पता नहीं उसने खुद अपनी उंगलियां काटी हैं, किसी ने उसकी उंगलियां काट ली। लेकिन जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, वो किस लेवल का मेंटल डिस्ट्रेस उस वक्त चल रहा था सब्जेक्ट्स में। लेकिन वो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है जब रिहेबिलिटेशन फेज़ आया, उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अब ख़त्म होगी स्टडी, अब आप दोबारा खाना शुरू कर दें। उन लोगों ने इतना ज़्यादा खाना शुरू कर दिया कि उनका जो 25% वेट लूज़ हुआ था, अब वो उल्टे बिंज ईटिंग के पैटर्न में चले गए। वो लोग जो पहले बिल्कुल नॉर्मल थे, नॉर्मल वेट पे थे, हेल्दी थे, अब वो अचानक बिंज ईटिंग, उनके सामने आप कुछ भी रखें, 2 रोटियां रखें वो 2 रोटियां खा लेंगे, उनके सामने 4 रोटियां खा रखें वो 4 रोटियां खाना शुरू हो गए। तो इसके ऊपर हम आगे थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि मज़ीद इसके ऊपर और भी स्टडीज़ काफ़ी हुई हैं। अब ये एक स्टडी जो है ये माइस के ऊपर की थी, ये डैंकेट एट ऑल 2014 की एक स्टडी है। उन्होंने स्टडी किया कि डाइट से हमारे वेट पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमेशा जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे कि आपने कहा वज़न पहले कम होता है, हमेशा वज़न कम होता है ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, एनर्जी, आपकी कैलोरिक इनटेक नहीं है, वज़न कम हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है? लेकिन उसके बाद वज़न बढ़ता है, और सिर्फ उतना नहीं बढ़ता जो कवर कर ले, वो पहले बेस लाइन से भी ऊपर जाता है। और जब रिपीटेड साइकिल्स चलती हैं डाइटिंग की, तो लिटरली इट्स लाइक एक कदम मैं आगे ले रहा हूँ और फिर 2 कदम पीछे ले रहा हूँ, फिर 1 कदम आगे और फिर 2 कदम पीछे। और जो बंदे जितनी ज़्यादा उसमें मेहनत कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, वो उतना ही उनका तेज़ी से वेट बढ़ता जा रहा है। तो हम इसी के ऊपर साइंटिस्ट फिर काफ़ी हैरान थे उस वक्त कि 95% डाइटिंग जो है वो फेल क्यों हो रही है, जबकि लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, जबकि हम इतनी अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं सोसाइटी में कि जो ओबेसिटी है वो ख़तरनाक है, उससे आपको ये भी हो जाता है, ये भी हो जाता है, ये भी हो जाता है। तो उसके बावजूद ये काम क्यों नहीं कर रही चीज़? ठीक है। अगर इसमें एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर एज अ डॉक्टर मैं आपको कोई एक दवाई प्रिस्क्राइब करता हूँ, मैं कहता हूँ ये आप दवाई लेंगे, इससे आपको चिड़चिड़ापन हो जाएगा, आपको मूड स्विंग्स हो जाएंगे, इससे आपको कंसंट्रेशन नहीं होगी, इससे आपको थकावट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और 5% चांस है कि ये ड्रग इफ़ेक्टिव है। आप कभी वो ड्रग लेंगे मुझसे दवाई? प्रॉबेबली नहीं लेंगे। लेकिन जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो वेट लॉस इन्फ्लुएंसर्स हैं स्पेशली, या जो डाइटिशियंस हैं, नॉट डाइटिशियंस एग्जैक्टली, या जो डाइट इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो आपको ये चीज़ कभी भी नहीं बताएंगे।
ये बाय द वे हम ये जो आपको टोटका बता रहे हैं, ये फ़लानी जो आजकल लेटेस्ट जो डाइट चल रही है, 95% चांस है कि ये काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो आपको मोटिवेट करना चाहते हैं और उन्हें पता है कि अगर 95% चांस कि लॉन्ग टर्म में वो वेट लूज़ नहीं हुआ तो उसका क्या जवाब है उनके पास? आपने मेहनत नहीं की ना, आपने सही तरह वो डाइट फॉलो नहीं की। देखें, आपने वो खाना पीना बीच में शुरू कर दिया था, आपकी गलती है कि ये काम नहीं किया। इवन दो ब्रॉडर पिक्चर में किसी को वो फ़र्क नहीं पड़ रहा। 95% हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक्सेप्शंस हमेशा वहाँ मौजूद हैं। कहानियाँ तो आपने ये भी सुनी होंगी कि वो बंदा था, वो सड़क पे बैठा होता था, उधर वो फ्रूट बेचता था और आप देखें उसकी इतनी बड़ी मार्केट है, दुकान है, वो लखपति करोड़पति बन चुका हुआ। तो दोज केसेस आर जस्ट एक्सेप्शनल केसेस। उन एक्सेप्शंस में हम डील नहीं कर रहे। हम जनरल पब्लिक के हिसाब से कोई प्लान इस वक्त सोच रहे हैं कि आम आदमी के लिए क्या हो सकता है। यही चीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्टडीज़ में, ये सिर्फ एक स्टडी है जो जिसमें मैंने अभी इधर पॉइंट आउट की है। और अगर इफ़ एनीवन इज़ इंटरेस्टेड, मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। एंड में रिसोर्सेज आपको मैं इसमें प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ जिन स्टडीज़ से ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। लेकिन हमेशा डाइटिंग जो होती है, इट एक्चुअली इंक्रीजेस द लाइकलीहुड ऑफ ओबेसिटी रादर देन रिड्यूसिंग इट। और शुरू में स्पेसिफिकली मैंने वो वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने की स्टडी मैंने इसलिए बताई क्योंकि ये कोई नई चीज़ नहीं है कि लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी से हमें ये पता चली ये चीज़। काफ़ी अरसे से हमें ये पता था। अब ऐसा क्यों हो रहा है डाइटिंग करने से? और ये बड़ी, अगर बंदा कॉमन सेंस से सोचे तो ये बड़ी काउंटर इंटुइटिव बात है कि वज़न जब हम खाना नहीं खा रहे तो हाँ हमेशा वज़न घटता होता है, तो वज़न बढ़ क्यों रहा है? उसके बाद उसका एक सिंपल आंसर है, वेट कंट्रोल एक ऑटोमेटिक फंक्शन है। इट इज़ एन ऑटोमेटिकली रेगुलेटेड फंक्शन ऑफ द बॉडी और आपका जिस्म जो है वो ज़्यादा इसमें दखल अंदाज़ी पसंद नहीं करता। इसकी जो मैं एक एग्जांपल देता हूँ जो सबसे ज़्यादा अपने क्लाइंट्स को भी और अपने पेशेंट्स को भी, सांस आप क्या अपना रोक सकते हैं? थोड़ी देर के लिए कोई रोक सकता है? हाँ। कोई बंदा, डिपेंड कि आपकी सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी विल पावर कितनी है। कोई 10 सेकंड के लिए रोक लेगा अपना सांस, कोई 15 के लिए रोक लेगा, कोई 20 सेकंड के लिए रोक लेगा। लेकिन एंड में क्या होगा? एंड में हमेशा आपकी बॉडी जो है वो उसे टेक ओवर कर लेगी उस प्रोसेस को। कुछ हद तक हमारी बॉडी ढील देती है बिकॉज दैट इज़ द वे आवर बॉडीज़ आर डिज़ाइन। हमारी बॉडीज़ बहुत फाइनली ट्यून्ड हैं और बहुत फ्लेक्सिबल हैं। लेकिन एट सम पॉइंट बॉडी कहेगी नहीं, ऑक्सीजन की डेप्रिवेशन है, बहुत हो गया, वापस ऑटोमेटिक सिस्टम पे आओ। और जब वापस ऑटोमेटिक सांस लेना शुरू करेंगे तो क्या होगा? नॉट ओनली वो जो आपने कैलोरिक डेफिसिट क्रिएट किए वो वापस फिल होगा, बल्कि उससे ऊपर भी वो लेगी बॉडी, आपसे वापस खींचेगी, क्योंकि बॉडी को समझ आ गई है कि ओहो यहाँ इस जगह शायद ऑक्सीजन की कहत है या इस बंदे में ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो नॉट ओनली इज इट ट्राइंग टू कवर अप दैट ऑक्सीजन, इट इज़ गोइंग टू गो अबव। जब आप काफ़ी देर तक खाना नहीं खाते तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है बाय रिड्यूसिंग योर मेटाबॉलिक रेट। यानी घर में एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है और एनर्जी आ नहीं रही, ये जो एक्स्ट्रा लाइटें वगैरह हैं प्लीज़ इन्हें बंद कर दें ताकि एनर्जी थोड़ी सेव हो जाए। और यूजुअली बॉडी इसे इस तरीके से करती है कि आपका मसल जो है उसे बर्न करती है। जब हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें जो फैक्टर है वो मसल होती है, क्योंकि मसल जो होती है बहुत एक्सपेंसिव टिश्यू है बॉडी का। मसल, इवन आप काम हरकत ना भी कुछ कर रहे हो तो मसल बैठे बैठे जो होती है एक तो भारी भी होती है और बहुत ज़्यादा एनर्जी कॉस्ट करती है बॉडी को। अब जो लोग डाइटिंग पे जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं और बॉडी का ये पर्पस है कि मैंने अभी एनर्जी कंजर्व करनी है, तो सबसे पहला उसका नंबर 1 एजेंडा होता है इस मसल को उठा के बाहर फेंको, क्योंकि उसके मुताबिक मसल इज़ द मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्सपेंसिव टिश्यू टू मेंटेन, तो वो मसल बर्न करती है। अब इसमें होता ये कि मसल जो है उसका वज़न जो है वो चर्बी से ज़्यादा होता है। तो जो लोग डाइटिंग खाना पीना छोड़ते हैं, 24 आवर्स तक हमने कुछ भी नहीं खाया, उनकी बॉडी मसल बर्न कर रही है, उन्हें ड्रामेटिकली उनका वेट कम हो जाता है।
अब जब वेट कम होता है तो वो डाइट करने वाले कहते हैं वाह जी मिशन अकॉम्प्लिश्ड, काम हो गया वो, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उन्होंने जो चीज़ बर्न की है, जो वज़न कम हुआ है, वो चर्बी का नहीं हुआ, वो मसल का काम हुआ है। और उसका फिर बाद में जब वो खाना शुरू करते हैं तो वेट बढ़ जाएगा। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, अब आपके पास पहले से कम मसल है, पहले से कम मसल मैस है, इसका मतलब आपका मेटाबॉलिज्म भी पहले से कम है। यानी नेक्स्ट टाइम जब आप खाना खाएंगे तो आपके पास एनर्जी बर्न करने की कैपेसिटी पहले से भी कम है, यानी यू आर गोइंग टू गेन इवन मोर वेट देन यू डिड बिफोर। और जितनी हम उन डाइटिंग की साइकिल्स में चलते हैं उतना ज़्यादा वेट बढ़ता रहता है। हम जब भी अपनी कुदरती निज़ाम से जंग करते हैं, एंड में कुदरत हमेशा जीतती है। ये बेसिकली एक तस्वीर है जो बता रही है उन मैकेनिज़म्स को जो आपकी बॉडी में हंगर कंट्रोल करते हैं। और अगर इस तस्वीर को देख के आपके सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, दैट इज़ कम्प्लीटली द रैशनल रिएक्शन, ऐसा ही होता है। इन शॉर्ट ये मैं तस्वीर यूजुअली उन लोगों को दिखाता हूँ जो समझते हैं कि वेट लूज़ करने का या वेट गेन करने का सिर्फ एक ही फार्मूला है कि कम खाना है, वर्जिश ज़्यादा करनी है और बस हो गया। और उन्हें याद दिलाने के लिए कि ये वेट लॉस या वेट गेन की जो साइंसेस हैं, जो बैरियाट्रिक साइंसेस हैं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। लोग पूरी पूरी ज़िंदगी लगा के हमें पढ़ते होते हैं, ये इतने सिंपल नहीं है। इसे थोड़ा सा अगर मैं और क्लैरिफाई सिंप्लीफाई अगर कर देता हूँ तो आपकी बॉडी में दो तरह के सिग्नल्स होते हैं खाने से रिलेटेड। एक को हम कहते हैं ऑरेक्सिजेनिक सिग्नल्स, जिससे आपकी भूख बढ़ती है, यानी इस जिस्म में भूख खाने की कमी है तो अभी खाना ज़्यादा करना है। और दूसरी तरफ होते हैं एनोरेक्सोजेनिक सिग्नल्स, जो आपकी भूख को कम करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी हो गई है, अभी और खाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये दो इम्पॉर्टेंट सिग्नल्स होते हैं और इन्हें कंट्रोल करने के लिए आपकी बॉडी में दर्जनों हार्मोन्स होते हैं और कई किस्म के न्यूरल पाथवेज होते हैं। एक उनमें से जो होता है वो उसे कहते हैं ग्रेलिन, उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। ग्रेलिन जो होता है वो एक हार्मोन है जो आपके पेट से रिलीज़ होता है और वो भूख को प्रमोट करता है। जब आपको बेसिकली पेट में फील हो रही होती है ना गुड़ गुड़, उस पॉइंट पे तकरीबन ग्रेलिन आपके पेट से निकल रहा होता है, जो आपके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचा रहा होता है कि भाई काफ़ी देर से मैं खाली पड़ा हूँ, क्या सीन है। वो एक ऑरेक्सिजेनिक सिग्नल उसे देता है जिससे हंगर आती है। दूसरी साइड पे आपके जो फैट सेल्स होते हैं बॉडी के, जो चर्बी होती है, वो एक हार्मोन रिलीज़ करती है लेप्टिन। ठीक है, जितने ज़्यादा आपके पास फैट सेल्स हैं, जितनी ज़्यादा बॉडी में फैट टिश्यू है, उतनी ज़्यादा लेप्टिन जा रही है और वो ब्रेन को कह रही है कम खाओ, खाना बंद करो। यानी ब्रेन के पास, ये सिर्फ मैंने अभी दो बताए हैं, बहुत से एक मैकेनिज़म्स हैं जो ऑटोमेटिकली रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी है 2011 की। अब साइंटिस्ट ने किया क्या, दो ग्रुप्स बनाए टेस्ट सब्जेक्ट्स। एक ग्रुप को उन्होंने कहा ये ले मिल्क शेक पिएं, और दूसरे ग्रुप को कहा ये हमारा डाइट मिल्क शेक पिएं। ठीक है, और उन दोनों मिल्क शेक्स पिलाने के बाद उनका इंटरव्यू भी लिया कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, और उनके जिस्म में ग्रेलिन लेवल्स उन्होंने चेक किए उनकी ब्लड में। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा ग्रेलिन एक हार्मोन होता है जो आपकी भूख को कम कर रहा होता है, बढ़ा रहा होता है, जो पेट से निकलता है। ठीक है, तो उन्होंने उन्हें मिल्क शेक दिया, एक को मिल्क शेक दिया, दूसरे को डाइट मिल्क शेक दिया। दोनों के ब्लड में ग्रेलिन लेवल्स उन्होंने चेक किए। पता चला कि जिन्होंने नॉर्मल मिल्क शेक पिया था उनकी हंगर, भूख बहुत ज़्यादा कम हो गई, और जिन्हें डाइट मिल्क शेक पिलाया था उनकी भूख इतनी ज़्यादा नहीं रही। वो मिल्क शेक पीने के बाद भी कह रहे थे यार थोड़ा सा और दे दो हमें कुछ पीने के लिए या खाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ तक तो इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, आप कहते हैं कि चलो डाइट है तो शायद उसमें न्यूट्रिएंट्स कम होगी इसीलिए उन्हें भूख ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन दिस इज़ द इंटरेस्टिंग पार्ट, दोनों मिल्क शेक एक ही थे। एक को उन्होंने डाइट कहा था, एक को नॉर्मल कहा था, देवर एग्जैक्टली द सेम मिल्क शेक्स, लेकिन जस्ट उनकी माइंडसेट ये था कि मैं एक डाइट वाला खाना खा रहा हूँ, लिहाजा मुझे वो ग़िज़ा नहीं मिली जो मुझे चाहिए थी। इसकी वजह से एज अ रिस्पॉन्स उनकी बॉडी ज़्यादा हंगर प्रमोटिंग हार्मोन्स रिलीज़ कर रही थी।
सिंपली बाय द डाइट माइंडसेट कि हम इस वक्त फाके में हैं, फाका रखना है, हमने डाइट करनी है, आवर बॉडी इज कॉन्स्टेंटली बम्बार्डिंग अस विद सिग्नल्स कि ज़्यादा खाना चाहिए। इस पॉइंट पे आई एम गोइंग टू कम टू एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वक्त हम बॉडी वेट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, लेकिन इन जनरल अगर कोई बंदा इस तरह एक्ट नहीं करता जिस तरह हम चाहते हैं, या मोर इम्पॉर्टेंटली वो इस तरह बिहेव करता है जो उसकी सेहत के लिए मज़र है, फॉर एग्ज़ाम्पल सिगरेट पी रहा है, तो उसे शर्मिंदा करना, उसे शेम करना, उसका क्या फ़ायदा होता है या नहीं होता? व्हाट डू यू थिंक? हमें ऐसे लोगों को थोड़ा सा शेम करना चाहिए, या उनका थोड़ा मजाक उड़ाना चाहिए, या थोड़ा डांटना चाहिए, या नहीं चाहिए? एडवाइस देनी चाहिए। कोई और ओपिनियन अगर? एनीवन? नो? ठीक है, दैट्स ठीक है, एडवाइस देनी चाहिए। एडवाइस आप कैसे देंगे वैसे? क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और ये लंग्स को भी डैमेज करता है। ठीक है, तो अब मुझे इतना आइडिया नहीं कि जो लोग पीते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि उनके बॉडी में मतलब कि वो क्या क्या होता है। नींद भी ज़्यादा उन्हें नहीं आती है और वो खराटे जोड़ लेते हैं वो। इसकी जो मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, वो किसी ने फिल्म देखी है तारे ज़मीन पे? ठीक है, तो जो भी मुझे कहता है कि शर्मिंदा तो करना चाहिए, थोड़ा सा जलील करना चाहिए अगले को, मैं उससे यही पूछता हूँ कि जो तारे ज़मीन पे फिल्म थी, उसका एंड में आपको समरी क्या मिली थी? कि उसके माँ बाप को बच्चे को थोड़ा ज़्यादा जलील करना चाहिए था ताकि वो पढ़ लिख जाता। एंड ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट द केस। सो वी काइंड ऑफ अंडरस्टैंड नाउ, हमें इस चीज़ को इंस्टिंक्टिवली अंडरस्टैंड करते होते हैं कि एक तरफ से हमारे ऊपर प्रेशर्स आ रहे हैं मैस मीडिया के, वेट लॉस कल्चर के, सोशल एक्सक्लूजन के, बुलिंग के, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, जॉब डिस्क्रिमिनेशन, हेल्थ केयर डिस्क्रिमिनेशन। एक मैंने आपको मिसाल दी थी हेल्थ केयर डिस्क्रिमिनेशन की। कोई भी इनफैक्ट बहुत ज़्यादा इस पर मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मेरा जो अपना प्रोफेशन है उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा हम नोट करते हैं और अब इसे एड्रेस भी कर रहे हैं कि कोई भी मोटा बंदा अगर जाता है तो हर चीज़, उसकी हर बीमारी को आपने मोटापे के साथ कनेक्ट नहीं करना। मतलब और भी दुख हैं ज़माने में मोटापे के सिवा। जॉब डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्वियसली आई विल कम बैक टू दैट थोड़ी ज़्यादा डिटेल में। अब एक तरफ से ये इतने ज़्यादा प्रेशर्स उन पे पड़ रहे हैं कि आप वज़न क्यों नहीं कम करें, क्यों नहीं कम करें, हर आते जाते बंदा, रिश्तेदार ये कह रहे हैं, दोस्त ये कह रहे हैं। दूसरी तरफ से जो प्रेशर्स हैं उनके बारे में क्या? जो बायोलॉजिकल प्रेशर्स हैं, जो उनके अपने हार्मोनल प्रेशर्स हैं, जो साइकियाट्रिक कंडीशंस हैं, फॉर एग्जांपल बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है या बुलिमिया नर्वोसा है, मेडिकेशंस के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर कोई वाकिफ़ है डिफरेंट मेडिसिन से, फॉर एग्जांपल क्विटायापिन जैसी या मेटाज़ोपिन जैसी दवाइयाँ जो कि वेट को इंक्रीज़ करती होती हैं, भूख उससे ज़्यादा लगती होती है, जेनेटिक काफ़ी वेरिएबल्स होते हैं, कुछ लोगों के पास ज़्यादा एक्सेस नहीं होता अच्छी न्यूट्रिशन का। अब इससे क्या मुराद है? ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग कहते हैं कि हम फूड डेजर्ट्स में रह रहे हैं। डिस्पाइट आप कहीं भी बाहर निकलें तो आपको 15 एडवर्टाइजमेंट्स नज़र आएंगी खाने की कि ये भी हैं और पराठे भी हैं और ये भी हैं। फूड डेजर्ट्स इसलिए क्योंकि हर जगह एक ही टाइप का फूड मिलता है, हाई फैट और हाई शुगर वाला। तो बाकी सब चीज़ों का क्या? बाकी जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो वाइटामिन्स वगैरह हैं, वो तो हमें आम खानों में मिलती नहीं, वो हमें स्पेसिफिकली ढूंढ के लानी पड़ती हैं कहीं से। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई एक शख्स है जो खाना अपना बना नहीं सकता, वो क्या करेगा? बाहर से ऑर्डर कर लेगा। बाहर से सबसे रेडिली क्या चीज़ मिलती है आपको? बर्गर मिल जाएंगे, पास्ता वगैरह मिल जाएंगे। एब्सोल्युटली, अगेन हाई कार्ब और हाई फैट, हाई फैट और हाई कार्ब। वाइटामिन्स वगैरह उसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं होती। वो इशू है। दूसरी तरफ से इकोनॉमिक लिमिटेशंस हैं। वेट कंट्रोल बड़ी महंगी चीज़ है, इसके बारे में हम बात नहीं करते। हम समझते हैं कि ऑपोजिट चीज़ है कि वेट गेन करने में पैसे चाहिए होते हैं और वेट लूज़ करने, वरना इट्स दी ऑपोजिट थिंग। और स्पेशली अगर फॉर एग्जांपल आप कंसिडर करते हैं बहुत ओबेसिटी की तरफ अगर हम जाते हैं, किसी ने वेट लॉस सर्जरी करवानी है तो मिनिमम आपको कितने 3-4 लाख की वो सर्जरी होगी। अगर आपने ओजेम्पिक के टीके लगवाने हैं
25,000 का एक वो टीका होता है, महीने का कोर्स होता है। आम आदमी जो है वो क्या अफोर्ड कर सकता है इन चीज़ों को? आई डोंट थिंक कर सकता है। उसके अलावा भी इवन डाइटिंग में भी आप जाते हैं, कीटो डाइटिंग वगैरह, तो जिसमें आपने चीज़ ज़्यादा खाना है, या कीटो डाइट्स बड़ी महंगी होती हैं। अगर आपने आलमंड फ्लावर वो यूज़ करना है तो दैट इज़ एन एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव अंडरटेकिंग। वर्क बेस्ड लिमिटेशंस हैं काफ़ी ज़्यादा। मेरी क्या, मैं एक वर्जिश करूँ, वर्जिश मैं कैसे करूँ? मेरा सारा जो काम है वो मैंने कुर्सी पे बैठ के करना है पूरा दिन। 8 घंटे मैं तो कुर्सी पे बैठा रहूँ और फिर आप कहते हैं कि मुझे वर्जिश का टाइम नहीं मिला। मैं कैसे, मैंने घर जाके और भी काम करने हैं, बच्चों को देखना और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ऑल ऑफ दोज थिंग्स मैटर। आई एम नॉट सेइंग कि इनमें से किसी भी चीज़ पे एक पत्थर की लकीर है जिसे हम चैलेंज नहीं कर सकते। ऑब्वियसली वो एक फैक्टर, जो पर्सनल फैक्टर्स तो हर जगह आते होते हैं, लेकिन वो प्रेशर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि दैट दे मेक इट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दैट पर्सन टू चेंज देयर बॉडी वेट। अगेन ये सिर्फ जो है ये हाई वेट की मैं बात नहीं कर रहा। जिन लोगों का बहुत लो वेट होता है, जो बहुत पतले हैं, उनके लिए भी यही चैलेंजेस हैं। सोसाइटी एक तरफ से उन्हें ताने मार रही है और दूसरी तरफ से उनके जो बायोलॉजिकल प्रेशर्स हैं वो उन्हें इजाज़त नहीं दे रहे अपना वेट चेंज करने की। अब एक तरफ से ये सारे प्रेशर्स आ रहे हैं, दूसरी तरफ से ये प्रेशर्स आ रहे हैं, जो बीच में शख्स है उसकी मेंटल हेल्थ को क्या होगा? he or she will be pressured to achieve this weight loss. हाँ, या प्रेशर्ड होगा, और वो प्रेशर अगर वो नहीं कामयाब हो रहा तो फिर क्या होगा? फिर वो कैसा फील करेगा? Distress, insecure. ठीक है, एब्सोल्युटली डिस्ट्रेस, इनसिक्योरिटी, And will feel hopeless, होपलेस, बिल्कुल, depressed. absolutely. So 55% higher risk of depression in people who constantly are subjected to fat shaming or body shaming. And 51 to 60% higher risk of developing anxiety disorders, especially social anxiety, उन लोगों में ज़्यादा होती है। अब इन चीज़ों पे जब हम बात करते हैं तो यूजुअली कोई एक अदर बीच में बंदा होता है, वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये मोटापे की वजह से होता है, दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ बॉडी शेमिंग। नहीं, हमने इस पे भी रिसर्च की हुई है। हमने बाकी फैक्टर्स को जब कंट्रोल किया है तो पता चलता है जिन लोगों को बॉडी शेमिंग हो रही है और जिन लोगों की बॉडी शेमिंग नहीं हो रही, ये जो प्रॉब्लम्स हैं ज़्यादा उन ग्रुप्स में आती हैं जिन्हें ज़्यादा से सोसाइटी की तरफ से प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, घर वालों की तरफ से या फ्रेंड्स की तरफ से या सोसाइटी इन जनरल की तरफ से। देयर इज़ पुअर सेल्फ इस्टीम। भाई सारे मुझे तजवीज़ दिए जा रहे हैं कि तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, लेकिन नथिंग इज़ वर्किंग, तो मेरे साथ ही कोई मसला होगा ना। मे बी आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, मे बी मैं निकामा हूँ। पुअर सेल्फ कंट्रोल, कुछ भी काम नहीं कर रहा, क्या फ़ायदा, छोड़ो, लाओ, जितना भी खा सकते हैं फिर खा लो, कोई ज़रूरत ही नहीं है। होपलेसनेस, राइट, एंड लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, एंड दिस इज़ एक्सट्रीमली हार्ट ब्रेकिंग। इंक्रीज वनरेबिलिटी टू अब्यूज़। जिस बंदे की सेल्फ इस्टीम बहुत लो होगी, जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत कम होगी, खुद की वो इज्जत नहीं कर पा रहा, दैट पर्सन इज़ मोर वनरेबल टू बी एक्सप्लॉयटेड। उसे एक्सप्लॉयट करना आसान होता है। जिसे अपनी कदर नहीं होती ना, जो नहीं समझता कि मैं इम्पॉर्टेंट हूँ और मेरा ख्याल रखना भी ज़रूरी है, दे आर मोर वनरेबल टू ऑल फॉर्म्स ऑफ अब्यूज़ एंड लॉस ऑफ इनकम। अमेरिका में रिसेंटली स्टडी हुई थी, आई थिंक 2019 की, जिसमें उन्होंने नोट किया था कि जो मोटी ख़वातीन हैं और जो पतली ख़वातीन हैं, उनके दरमियान में एक पे गैप है $5.25 पर आवर का। जो मोटी ख़वातीन हैं उन्हें कम पे मिल रही है बनिस्बत पतली ख़वातीन के, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री डिमांड्स। अगेन इसके ऊपर, this is one of the studies that I did that I really that we really like. So fat shaming is making people sicker and heavier. Studies show that exposure to weight bias triggers psychological and behavioral changes linked to poor metabolic health and weight gain. Again ये वही बात आ गई कि जो solution है उसी से वो बीमारी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, कि जो हम उन पे प्रेशर डाल रहे हैं वेट कम करने के लिए, वो उल्टा और ज़्यादा प्रेशर। और क्यों ऐसा हो रहा है, वेट गेन क्यों हो रहा है? एक तो मैंने आपको रीज़न ऑलरेडी बताई, वो जो मेटाबॉलिक क्रैश की। दूसरा उसमें एक ये भी होता है, आप जब स्ट्रेस इंक्रीज़ करते हैं,
आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल जो होता है, जो एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, वो स्पाइक कर जाता है। जब आपका स्ट्रेस हार्मोन स्पाइक करता है, उसका एक साइड इफेक्ट होता है कि आपका वेट गेन होता है। तो एक शख्स को जितना स्ट्रेस में आपसे गुजार रहे हैं, उतना ही उसका वेट बढ़ता चला जा रहा है। ये यर्क्स डॉटसन कर्व मैं लास्ट टाइम भी मेंशन किया था, क्योंकि ये इतना ही इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली ये कर्व ये बताता है कि शुरू में जब लोगों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता किसी किस्म का, तो उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी लो होती है, वो बहुत ही डीमोटिवेटेड होते हैं, अनमोटिवेटेड होते हैं। फिर जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर बढ़ता जाता है, तो वो ज़्यादा काम करते हैं। आप इसे इमेजिन करें जिस तरह एग्ज़ाम करीब आता जा रहा है, तो अब स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ना शुरू हो गए, क्योंकि उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर बिल्डअप हो गया, ठीक है। लेकिन एक लिमिट से जब आप मज़ीद प्रेशर डालते जाते हैं, तो वो उल्टा इफेक्ट होता है। फिर वो जो बंदा अच्छी भी परफॉर्मेंस दे रहा था, वो दोबारा परफॉर्मेंस डिक्लाइन में चली जाती है, क्योंकि हाई प्रेशर में जब बंदा ससेप्टेबल होता है फियर का, पैनिक का, चोकिंग का, उस जगह जाके बंदा कोई काम नहीं कर सकता। फिर वो बंदा होपलेसनेस की स्टेट में आ चला जाता है। थोड़ा सा अगर मैं बात करूं ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में, अगेन दिस इज समथिंग जिस पे हम बहुत ज़्यादा भी आजकल रिसर्च कर रहे हैं। आपको पता है कि साइकाइट्री में सबसे ज़्यादा फेटल बीमारी कौन सी है? इट इज़ नॉट डिप्रेशन, इट इज़ एनोरेक्सिया नर्वोसा। सबसे हाईएस्ट डेथ रेट जिसके अंदर मरने का सबसे ज़्यादा खदशा है, दैट इज़ एनोरेक्सिया नर्वोसा। ख़ास तौर पे जो औरतों में ज़्यादा होता है, वो औरतें जो सोसाइटल डिमांड्स की वजह से या किसी भी डिमांड की वजह से खाना पीना छोड़ देती हैं, और ऑब्सेशन उन्हें हो जाता है कि मैंने कुछ भी हो जाए, मैंने पतला होना है, मैंने पतला होना है, मैंने पतला होना है, टू द पॉइंट कि वो एक डिल्यूजन बन जाता है। वो लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, उनके ब्लड के जो मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट होता है, पोटेशियम होता है, वो क्रैश कर जाता है। मसल वेस्टिंग, बोन वेस्टिंग वगैरह तो होती है। हार्ट जो होता है उनका कार्डियक अरेस्ट में वो जाने का खदशा ज़्यादा हो जाता है उनका, और उनकी डेथ का सबसे ज़्यादा चांस होता है। इसीलिए दिस इज़ वन ऑफ द साइकियाट्रिक इमरजेंसीज दैट वी डील विद। इसी तरह एक दूसरी है बीमारी जिसे कहते हैं बुलीमिया नर्वोसा। बुलीमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया दोनों मिलती जुलती सिचुएशंस हैं। बुलीमिया में सिर्फ ये फ़र्क है कि उसमें वेट लॉस के भी काफ़ी ज़्यादा वो एफर्ट्स चल रही होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ खाना भी यूजुअली ज़्यादा होता है। यानी उसमें ऑल्टरनेट कर रहे होते हैं वो लोग बिटवीन बहुत ज़्यादा खाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी से एफर्ट करते हैं उसे रिड्यूस करने के लिए, और वो उसमें साइकिल उनकी चल रही होती है यूजुअली। उसकी वजह से बुलीमिया नर्वोसा जो है, दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स जो बहुत ईजीली डिटेक्ट नहीं होता, क्योंकि बुलीमिया नर्वोसा वाले लोग जो होते हैं वो अमूमन या तो नॉर्मल वेट के होते हैं या इवन ओवर वेट भी हो सकते हैं। तो उसमें लोग देख के कहते हैं नहीं तुम्हें कौन सा ईटिंग डिसऑर्डर होगा, तुम तो नॉर्मल लग रहे हो बिल्कुल। अब उन्हें ये नहीं पता कि वो नॉर्मल, बज़ाहिर नॉर्मल जो उनका फिगर है वो किस तरह से मेंटेन हो रहा है। बाहर से वो बंदा नॉर्मल लग रहा है कि ठीक है, लेकिन अंदर से उन्होंने अपनी जिस्म के साथ क्या हशर की है। उनकी सेल्फ इस्टीम बहुत लो है, पुअर बॉडी इमेज है, बार बार वो ऐसी एफर्ट्स कर रहे हैं, हर खाने के बाद जाके वो उल्टी करके आ रहे हैं ताकि खाना उनके पेट में ना रहे। इंतहाई जहरीले किस्म के टॉक्सिन्स वो पी रहे हैं। फॉर एग्जांपल जितना सिरप ऑफ इपिकैक बाज़ लोग इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट ये होता है कि इपिकैक से डायरिया हो जाता है, तो उनके जहन में आइडिया ये होता है कि अगर हम इपिकैक लेते हैं तो जो ग़ज़ा है, जो खाना खाया है, वो जल्दी से हमारे सिस्टम से निकल जाएगा। लेकिन ऐसा पहली बात है नहीं होता, क्योंकि उस वक्त तक एब्जॉर्ब हो गए होती हैं सारी न्यूट्रिएंट्स। और दूसरी बात है इट इज़ एक्सट्रीमली टॉक्सिक। उससे दिल, हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, किडनी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी बाय द वे। थोड़ी सी इसमें अगर मैं बात करता हूँ, अब जब मैंने वेट लूज़ किया था, मुझे हर कोई आके यही कही जा रहा था कि अच्छा मुबारक हो, गुड जॉब, कीप इट अप। जब मैं दादी से मिला काफ़ी अरसे बाद, और दादी शी इज़ अ वेरी वेरी ओल्ड लेडी, तो शी वॉज दी ओनली पर्सन जिन्होंने मुझे कहा काफ़ी मुख्तलिफ लग रहे हो, सब खैरियत तो है। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट दे टेल साइकाइट्रिस्ट,
कि कभी भी आपने कोई बंदे को वेट लूज करते हुए देखा है तो इमीडिएटली आपने उसे मुबारकबाद नहीं देनी विदाउट वेरीफाइंग कि ये वेट लूज क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, क्योंकि वज़न घटाना हमेशा आपको हेल्दी नहीं बनाता। कभी कभार इट इज़ अ सिम्टम ऑफ समथिंग एक्सट्रीमली अनहेल्दी। कैंसर से भी वज़न कम हो सकता है, टीबी हो जाए उससे भी वज़न कम हो सकता है, कई किस्म की बीमारियां होती हैं इससे वज़न कम हो सकता है। आपको क्या पता वो जो बच्ची है वो जाके हर खाने के बाद जाके उल्टी करके आ रही है और मैं तालियां बजा रहा हूँ, वाह वाह बेटी, कीप इट अप, आपका वज़न कम हो रहा है। इमेजिन द काइंड ऑफ हार्म दैट वी डू, जिसकी वजह से साइकाइट्रिस्ट में स्पेशली जो ईटिंग डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हैं उनकी एक जनरल एडवाइस है कि कभी भी आपने एक मरीज़ को मुबारकबाद नहीं देनी वेट लूज़ करने के लिए अनलेस आपने पहले कंफर्म किया हो। जो टिपिकल कॉन्वर्सेशन होती है वो ऐसी होती है कि आपने वेट लूज़ कैसे किया, वो बस मेरी हेल्थ की वजह से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जोड़ों में दर्द थी तो मैं ये अभी इतना खा रहा हूँ, अभी ये कम हो गया है। और फिर जाके थेरेपिस्ट कहता है ओके कंग्रेचुलेशंस। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर। जो पहला मोस्ट कॉमन है अगर आप सोच रहे हैं, दैट इज़ ईटिंग डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, ईटिंग डिसऑर्डर एनोमस, वो भी बेसिकली एक ओवर ईटिंग का डिसऑर्डर है। हम लोग जब ईटिंग डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो अंडर ईटिंग, कम खाने वाले डिसऑर्डर्स को हम ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन ज़्यादा खाने वाले डिसऑर्डर्स के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते। इवन दो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर इज़ ट्वाइस एज कॉमन एज एनोरेक्सिया एंड बुलिमिया कंबाइंड। इंतहाई कॉमन है। जो जितने भी ओबीस लोग हैं, मोटे लोग हैं, 40% ऑफ देम एट एनी पॉइंट कैन बी फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में होता क्या है, बहुत ज़्यादा खाना खाना शुरू कर देते हैं लोग टू द पॉइंट कि उनका खुद पे काबू नहीं होता। वो खाते रहते हैं और उनसे कंट्रोल नहीं होता कि कहाँ रुके, जब तक उनकी फिजिकल लिमिट नहीं रीच होती कि और खाना जा ही नहीं रहा जिस समय, तब तक वो खाते रहते हैं। अब इतना ज़्यादा खाना खाने के बाद क्या होगा, आप बंदा वीक फील करता है, बुरा फील होता है, पेट में दर्द हो रही होती है, इंडिजेशन हो रही होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की, यू वुड नो कि ज़्यादा खाने के बाद क्या होता है। और उसके बाद फिर उन्हें गिल्ट होना शुरू हो जाता है। फिर वो क्या कहते हैं, तौबा आइंदा, उफ अब मैंने कल अब कुछ भी नहीं खाना, मैंने आज बहुत ज़्यादा खा लिया, अब मैंने कल कुछ भी नहीं खाना। कल वो कुछ नहीं खाते, फिर क्या होता है, उनकी जो बॉडी के वो वेट रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स हैं वो किक इन कर जाते हैं और वो उस लूप में फंस जाते हैं कि एक दिन बहुत ज़्यादा खा लिया, फिर बिल्कुल कम, फिर बहुत ज़्यादा खा लिया, फिर बिल्कुल कम। दैट अगेन वही जो डाइटिंग वाला पैटर्न है जो वेट को दोबारा ऊपर लेके जा रहा होता है एट द एंड। तो इंस्टेड ये बिंज ईटिंग डिसऑर्डर इट्स एक्सट्रीमली कॉमन। इसमें देयर इज अ फॉर्म इसके अंदर जो हम यूज़ करते हैं, क्वेश्चनेयर है, एंड आई विल पुट इट एट द एंड। अगर किसी ने देखना है जस्ट फील फ्री टू लेट मी नो बाद में, एंड आई कैन सेंड दैट टू यू इन्फॉर्मेशन। अगेन अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, इसे थोड़ा सा मैं स्पीड रन कर रहा हूँ। अब ये होते ही क्यों हैं, ये ईटिंग डिसऑर्डर्स क्यों हो रहे हैं इतने ज़्यादा हमारी सोसाइटी में? लेट्स से कि एक हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट एक्सपेरिमेंट्स, 1998 का है, काफ़ी पुराना है। फिजी एक शहर है जिसमें नया नया टीवी अभी आया है, वरना बहुत पुराना एक अंडर डेवलप तो खैर नहीं कह सकते, वो कह सकते हैं जहाँ वेस्टर्न सिविलाइजेशन अभी तक पहुँची नहीं है। एक छोटा सा आइलैंड नेशन है, खूबसूरत सी, जहाँ किसी बंदे ने कैलोरी का नाम नहीं सुना। वहाँ हमने सैटेलाइट टीवी इंट्रोड्यूस किया 1995 में, ठीक है। 1995 में एक टीम थी हमारी ईटिंग डिसऑर्डर्स की, उन्होंने जाके वहाँ स्टडी की और फिर 3 साल बाद जाके स्टडी की। स्टडी के सब्जेक्ट्स कौन थे? सेकेंडरी स्कूल की बच्चियाँ। उन्होंने 26 सेकेंडरी स्कूल्स देखे फिजी में और उनकी बच्चियों के उन्होंने सर्वेस किए जाके। 1995 में जब अभी टीवी आया नहीं था, सिर्फ 13% बच्चियों को ईटिंग डिसऑर्डर्स थे। सडनली दैट जंप टू 29% सिर्फ 3 सालों में। सिर्फ 5% औरतें जो थी वो वॉमिटिंग कर रही थी अपना वेट कंट्रोल करने के लिए, दैट ट्रिपल्ड टू 15%। 11% लोग अपने आप को डिस्क्राइब कर रहे थे कि हम बहुत मोटे हैं या बहुत बड़े हैं। टीवी की आमद के बाद 50% कहना शुरू हो गए हम बहुत मोटे हैं। सेम चीज़ जैसे कि मैंने कहा, कैलोरीज का तो उस वक्त नाम ही नहीं था, किसी ने सुना भी नहीं था कि ये कैलोरी रिस्ट्रिक्शन और डाइटिंग करना भी कोई चीज़ होती है।
लेकिन जब से टीवी उधर वेस्टर्न मीडिया आना शुरू हुआ 69% सेड दे वर डाइटिंग। अगेन आई एम यूजिंग द टर्म वेस्टर्न मीडिया, ये कोई मैं से ज़्यादा सियासी नहीं करना चाह रहा, लेकिन दिस इज़ जस्ट पार्ट ऑफ इट, क्योंकि वेस्ट में ये वाली चीज़ जो फैट शेमिंग वाली पहले आई है, हमारे टाइम में ज़्यादा आए हैं। हमारे टाइम में अभी भी वो जिस तरह मेरी दादी वाला था, उनका था कि पतला होना इज़ नॉट ऑलवेज अ गुड थिंग, थोड़ा सा पेट होना चाहिए। तो ये एक इसका एक ऑब्वियसली एक कहीं से ट्रैवल करके ये भी आइडियाज़ कुछ ना कुछ आए हैं। यानी दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस दैट द मीडिया हैज़ ऑन अस, कि वो लोग जो खुद से मुतमईन थे पहले अपनी जिस्म से कि हम नॉर्मल है, ये तो ज़िंदगी हमारी ऐसी है, दे स्टार्टेड टू हेट देमसेल्व्स। अब आप कहें चलो ठीक है बात तो सही है, लेकिन अब इतना तो हमें पता है कि ज़्यादा वज़न होना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, उसमें कार्डियक रिस्क होते हैं, उसमें डायबिटीज़ का रिस्क होता है, आप सबको पता है कि क्या है, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, इट्स सो कॉमन इसकी जो अवेयरनेस है। अगर ये मैं एक स्केल आपके सामने रखता हूँ BMI का, कैन यू टेल मी कि इसके अंदर सबसे लंबी ज़िंदगी किस ग्रुप की होती है? एनीवन एल्स, एनी आइडियाज़? दैट इज एब्सोल्युटली राइट। जो हमारा BMI स्केल है, उसमें जो ओवरवेट कैटेगरी है, दैट हैज़ द लॉन्गेस्ट लॉन्जेविटी, द हाईएस्ट लॉन्जेविटी ऑफ ऑल द ग्रुप्स। ये बेकन और एब्राहमर ने एक मैसिव स्टडी की थी, सिस्टेमिक रिव्यू था उनका, जिन्होंने बहुत सी स्टडीज़ के डेटा, तकरीबन 3 लाख से ज़ायद सब्जेक्ट्स का डेटा जो था उन्होंने पूल किया, उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं एक्चुअली जिस कैटेगरी को हम नॉर्मल कह रहे हैं उनकी ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं है जितनी ओवरवेट वालों की है, और इनफैक्ट जो अंडरवेट लोग हैं वो ज़्यादा बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अब सच ये है कि जब हम ज़िंदगी की बात करते हैं, लॉन्जेविटी की, किसकी कौन ज़्यादा हेल्दी है कौन ज़्यादा हेल्दी नहीं है, तो वेट के हिसाब से उसका एक यू शेप कर्व बनता है, ठीक है। एक ओवरवेट की तरफ जो बीच में लोग होते हैं वो सबसे हेल्दी होते हैं, जो बहुत हाई ओबेसिटी में जाते हैं उनमें भी रिस्क ज़्यादा हैं डिजीज़ के और डेथ के, और जिनका कम वेट होता है वो भी डिजीज़ और डेथ से ज़्यादा ससेप्टेबल हैं। बाय द वे, ये जो कम वेट वाले होते हैं इसके बारे में मैं बता दूं, जो मॉडल्स होती हैं हमारी, 17% ऑफ देम हैव डायग्नोस्ड एनोरेक्सिया नर्वोसा। जो आप टीवी पे लोग जो खूबसूरत औरतें देखते हैं, 17% उन्हें ऑलरेडी डायग्नोस्ड है विद अ डिसऑर्डर। अप टू 60% जो होती हैं दे आर अंडरवेट। जो BMI जिसे हमारे कट ऑफ लिमिट होती है एनोरेक्सिया नर्वोसा की, पिछली स्लाइड पे जैसे मैं मेंशन किया था 17 होती है, और कई मॉडल्स जो होती हैं उनका वेट कम होता है। इनफैक्ट अब कुछ ममालिक हैं जिस तरह फ्रांस जैसे ममालिक हैं, उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शंस प्लेस की हैं कि अगर आपने मॉडलिंग करनी है तो पहले आपका हेल्थ सर्टिफिकेट हमें चाहिए, हमने देखना है कि ये मॉडल हेल्दी है या नहीं। अब हम थोड़ा सा आते हैं सोशियोलॉजी की तरफ, कि ये वो वाली इंफॉर्मेशन है जो लेटेस्ट एज सच नहीं है, ऑल्दो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ने भी उसे रीइंफोर्स किया है इन बातों को, लेकिन अभी जो मैंने आपको स्टडीज़ बताई हैं ये बहुत पुरानी है। जो पिछली मैंने आपको बताई थी वीगलर स्टडी, वो 1990 की थी। तो क्यों फिर चेंज नहीं हो रहा इतने अरसे से? फिर वो क्यों वही रूटीन, ये डाइटिंग हो रही है, डाइटिंग अब फलानी डाइट आ गई, फलानी आ गई या फलानी आ गई, ये इतना ज़्यादा क्यों है? उसकी सिंपल एक सोल्यूशन ये है, सिंपल बात उसकी ये है, देयर इज़ नो मनी टू बी मेड इन टेलिंग पीपल दे आर फाइन द वे दे आर। एक मुतमईन शख्स को कोई चीज़ बेचना बड़ा मुश्किल काम है। आपके अंदर कोई नुक्स होगा तो मैं फिक्स करूंगा, अगर आप जैसे हैं वैसे अच्छे हैं तो मैं ये सारी गोरा करने वाली क्रीमों का क्या करूं? जब इस तरह की मैं बात करता हूं तो यूजुअली मेरे जो पेशेंट्स भी होते हैं और इन जनरल जब मैं बात करता हूं फिर कहते हैं फिर आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या आप फैट को प्रमोट कर रहे हैं? और उस चीज़ पे मैं ये वापस यही मिसाल देता हूँ। अब ये 2 दरख्त हैं, एक ये है पाम ट्री है और एक ये दरख्त है, इनमें से गुड दरख्त कौन सा है, इसमें से बैड दरख्त कौन सा है? इट्स दे आर बोथ गुड। नेचर की मल्टीपल वेरिएशंस होती हैं, नेचर कभी भी एक टाइप का नहीं होता। आप एक कमरे में 100 लोग लेंगे, उनमें
कई किस्म की बॉडी वेरिएशंस आती हैं और सिर्फ आप जिस्म को देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसमें से हेल्दी कौन है और अनहेल्दी कौन सा है। ये वेरिएशंस बिल्कुल नॉर्मल हैं और उन्हें यही बताना पड़ता है कि दिस इज़ कम्प्लीटली फाइन। अब जब हम गुड और बैड की बात करते हैं, हर चीज़ को बाइनरी में देखते हैं कि ये चीज़ या तो अच्छी है या बुरी है, तो उस पॉइंट पे वी आल्सो हैव टू थिंक अबाउट कि हम लोग खाते क्या हैं। जब हम खाते हैं तो हम हर चीज़ पे लेबल लगाते हैं कि ये गुड फूड्स हैं और ये गंदे वाले फूड्स हैं, राइट? अगर मैं थोड़ा सा एक ब्रॉड क्वेश्चन पूछूं आपसे, हम खाते क्यों हैं? खाने का क्या मकसद है? वी नीड एनर्जी। इसके अलावा कुछ? क्या? टू लिव, एनर्जी टू लिव, ठीक है। हाँ, एब्सोल्युटली, एंजॉय। अब अफ्तारी जो है आप वो खजूर से क्यों खोल रहे हैं? एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स चाहिए आपको स्पेसिफिकली खजूर के? नहीं, एक इट्स अ ट्रेडिशन, राइट? इट्स अ कल्चर। देयर इज सोशल वैल्यू टू द फूड्स वी ईट, राइट? लोग मुझे कहते हैं हाय मुझे बड़ा बुरा फील हो रहा है, कल मैंने गलती से पिज़्ज़ा खा लिया। तो मैंने कहा अच्छी बात, तो क्या हुआ? दैट इज़ फाइन। पिज़्ज़ा की भी एक वैल्यू है। अगर आपके घर में बर्थडे पार्टी हो रही है और वहाँ आप सलाद बांट रहे हैं तो प्लीज़ मैं मसरूफ़ हूँ, मुझे इन्वाइट ना कीजिएगा। Everything has a value to it. The point is moderation always, right? तो वो जो हम बाइनरीज बनाते हैं कि ये गुड है, ये बैड है, ये अच्छे जिस्म है, ये गंदे जिस्म है, ये अच्छे खाने हैं या ये बुरे खाने हैं, सबसे पहले दैट नीड्स टू गो आउट ऑफ आवर डिक्शनरी। दूसरी चीज़ जो हम, और अब मैं थोड़ा सा ब्रॉडर सोसाइटल पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट वेट लॉस या वेट गेन। हमारे यहाँ, अगेन मैं इसे उसी तरीके से स्टार्ट कर रहा हूँ, हमारे यहाँ एक कल्चर है कि कुछ भी गलत होता है तो हम हमेशा फ़र्द को ब्लेम करते हैं, ठीक है? एक इंटरसेक्शन है, एक चौक है जहाँ बहुत बार बार एक्सीडेंट होते जा रहे हैं, तो हमारा उसके ऊपर क्या कमेंट होगा? ये लोग ही ऐसे हैं ना, हमारे यहाँ लोग देख के चलाते नहीं हैं। अब ये कोई नहीं सोचेगा कि यार वो एक ही चौक है जहाँ हर दूसरे दिन गाड़ी आके डिग जाती है, तो सारे उसी इंटरसेक्शन पे लोग पागल थे, या शायद कोई सिस्टेमिक इशू है, शायद उस जगह का डिज़ाइन इस तरह का है कि लोग ज़्यादा हादसे का शिकार हो रहे हैं, लेकिन वी यूजुअली डोंट थिंक अबाउट दैट। और कॉरपोरेशंस जो होती हैं और जो गवर्नमेंट्स होती हैं, जो उन लोगों के पास ताकत होती है, वो एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपकी ज़ाती रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी आर्ग्यूमेंट को बहुत पसंद करते हैं। एंड आई विल कम बैक टू दिस, राइट? 1920s में अमेरिका में गाड़ियाँ चलनी शुरू हुई। उस वक्त ज़्यादातर उन्हें गाड़ियाँ नहीं कहते थे, उन्हें हॉर्सलेस कैरेजेस कहते थे। बहुत ज़्यादा चलनी शुरू हुई। अब गाड़ियाँ सड़कों पे ज़्यादा चलनी शुरू हुई, एक्सीडेंट अचानक होने शुरू हो गए। बंदा सौदा लेने के लिए जा रहा था, रास्ते में गाड़ी मार के चली गई। अब उसके ऊपर बड़ी तनकीद की गई गाड़ियों पे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे, कि ये क्या आप लोग बना रहे हैं, ये तो लोग मरते जा रहे हैं हमारे। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने एक टर्म इजाद की जिसे कहते हैं जे वॉकिंग। जे वॉकिंग का किसी ने सुना है? या जे वॉकिंग एक बेसिकली डिरोगेटरी टर्म है जो डिस्क्राइब करती है जो ड्रंक लोगों को, कि वो बस ऐसे मंडराते हुए जा रहे हैं सड़कों पे देखे बगैर, ठीक है? तो उन्होंने ये ब्लेम किया कि एक्चुअली ये जो लोग सारे सड़कों पे मर रहे हैं, ये गाड़ियों की वजह से नहीं मर रहे, ये इन लोगों की गलती है, ये आंखें खोल के सड़क पे चलते नहीं है ना। तो उन्होंने एक कैंपेन चलाई बहुत ज़्यादा जे वॉकिंग के ख़िलाफ़, कि देखें आप लोग एहतियात से नहीं चढ़ते, ये देखें गधे का बच्चा जे वॉकिंग कर रहा है। उस तरह की, उस टाइप की एक वो जो शेमिंग वाली स्ट्रैटेजी थी वो उन्होंने ट्राई की। क्यों? ताकि वो ब्लेम जो है हम डाइवर्ट करें फ्रॉम द इंडस्ट्री ओवर टू द इंडिविजुअल। और हर चीज़ में हमें वही बार बार मिलता है। जो टबैको स्मोकिंग की भी जब बात आती है तो वही बात होती है, सिगरेट फूंकने वाला बंदा गंदा है, आए सारे मिलके उसे तजवीज़ भी दें और उसे बुरा भला भी कहें और उसका मजाक भी उड़ाएं। सिगरेट बेचने वाला ठीक है, उसे प्लीज़ कोई कुछ ना कहे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एंड दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ स्विच फ्रॉम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो डिस्प्रपोर्शनेटली हमसे सबसे ताकतवर जो अदारे हैं उन्हें सूट करती है। कि भाई हुकूमत बेचारी क्या करे, लोग ही ऐसे हैं ना, लोग जाहिल हैं, सुनते नहीं हैं, तो बस बात ख़त्म होगी, जिम्मेदारी हमसे उठ गई। अब फिर वो जो आम आदमी है, आप उसे जाके उसके साथ लड़ाई करें फेसबुक पर कि तुम ऐसे क्यों हो।
दिस इज़ समथिंग दैट कंसिस्टेंटली हैपन्स वेट लॉस और वेट गेन के टाइम पे भी। तुम्हारी गलती है, तुम इनफ कर नहीं रहे। और हम हमेशा उस आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वाकई हम सोचें तो कुछ भी हो, हमारे अंदर थोड़ी और मेहनत की गुंजाइश हमेशा होती है। हम बेशक मर भी रहे हो, अगर हम दिन में 1 घंटा भी सो रहे हो तो बंदा कहता है यार मैं 40 मिनट सो जाता और ये काम पूरा कर लेता। वी ऑलवेज फाइंड इट इन आवर सेल्फ कि हम अपने आप को थोड़ा सा और पुश कर दें ताकि वो काम पूरा हो जाए। लेकिन उस ब्लेम को हम कभी सिस्टम्स की तरफ डायरेक्ट नहीं करते। हम ये नहीं पूछते बड़े पैमाने पे कि ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं ज़्यादा। अगेन ये एक वो स्लाइड है जो मेरे पिछले लेक्चर में भी थी, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। ये वो टेंडेंसी है कि अगर मेरे से कोई ख़ता होती है तो मेरी मजबूरी है, अगर किसी और से कोई ख़ता होती है तो वो बंदा ही ऐसा है, उसे लेज़ी है, वो पागल है, बेवकूफ़ सा है ना, उसे पता नहीं होता। लेकिन मेरे पास तो बड़ी मजबूरियों का, ये देखें मेरे पास ये भी एक्सक्यूज़ है, मेरे पास ये भी एक्सक्यूज़ है। दिस इज़ समथिंग दैट वी कंसिस्टेंटली अप्लाई टू पीपल जिनका वज़न या तो बहुत ज़्यादा होता है या बहुत कम होता है, दोनों तरह से, और डिफरेंट किस्म की, या वो कोई भी इनफैक्ट वो बंदा जो सोसाइटी के एक नॉर्मल की जो लिमिट डिफ़ाइन की है उसके अंदर फिट नहीं आता कि बताओ तुम्हारे साथ क्या मसला है, आओ तुम इधर बैठो और मैं तुम्हें तजवीज़ दूँ कि नॉर्मल क्या होता है और तुम्हें अपने आप को किस तरह से सही करना है, विदाउट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि उसके पीछे से क्या प्रेशर्स हैं। इस चीज़ को मैं यहाँ अगर थोड़ा सा समराइज़ करूँ अभी तक जो मैं जितना भी कहा है, दिस इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट एडवाइस। अगेन अगर इफ़ एनी वन ऑफ यू, अगर आप किसी को जानते हैं जो किसी आपको फील होता है कि वो ईटिंग डिसऑर्डर वहाँ का लेबल अप्लाई होता है या उसे हेल्प की ज़रूरत है, तो उसे थोड़ी इंडिविजुअलाइज अटेंशन चाहिए होगी। वो इस लेक्चर में, एक ब्रॉड लेक्चर में मैं साथ कुछ क्लियर नहीं कर सकता, लेकिन इन जनरल डाइटिंग को अवॉइड करें, अपने जिस्म को ट्रस्ट करना शुरू करें। आपके जिस्म को पता है कि उसने क्या खाना है, नहीं खाना। जो आपके टिकटॉक पे, यूट्यूब पे जो आप इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हैं, उनसे ज़्यादा बेहतर आपके जिस्म को पता है कि इसे क्या ज़रूरत है। कभी कभार आपके जिस्म को मीठे की ज़रूरत होती है क्योंकि उसे एनर्जी बर्स्ट चाहिए होता है। कभी कभार आपके जिस्म को गोश्त की ज़रूरत होती है क्योंकि उसे प्रोटीन चाहिए होती है मसल बिल्डिंग के लिए, या अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं। कभी कभार आपके जिस्म को ज़रूरत होती है वाइटामिन की, और अगर आप उसे वाइटामिन नहीं दे रहे, वो आपको भूख लगती रहेगी जब तक आपके पास वो स्पेसिफिक चीज़ नहीं आती। एक जो हम एडवाइस देते होते हैं वो होती है फूड मैचिंग की, कि आप माइंडफुली अपने बॉडी को स्कैन करें और एग्जैक्टली पिक्चर करने की कोशिश करें वो फूड जो इस वक्त आप क्रेव करें, वो फूड जो आप एक्चुअली खा के खुश होंगे। कभी कभार हम एक चीज़ खा लेते हैं कि यार वो वो थोड़ा सा सालन पड़ा हुआ है, अब इसे मुकाना है। और कभी कभार एक होती है, एक बंदे में आइडिया होता है कि यार ये खा के मैं वाकई अच्छा फील करूँगा, एंड देन यू हैव टू गो टुवर्ड्स दैट। ऑल बॉडी शेप्स आर एक्सेप्टेबल। कुदरत में कोई भी एक टाइप नहीं होती, देयर आर डिफरेंट वेरिएशंस। किसी बंदे का बहुत मोटा होना या ज़्यादा पतला होना मोर देन ऑर्डिनरी लाजमी नहीं है कि इसमें कोई बीमारी है या कोई प्रॉब्लम है। लोगों को शर्मिंदा करना बेकार है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे उल्टा सिर्फ उनकी सेल्फ़ इस्टीम ख़त्म होगी, उनका ख़ुद पे ट्रस्ट करने की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म होगी। एंड फाइनली बी काइंड टू इंडिविजुअल्स। लोगों को डांटना या लोगों को डपटना या लोगों को जलील करने से कुछ भी नहीं होगा। आपने सिस्टम्स को ब्रॉडली थोड़ा सा देखना है। लाइक आई सेड, क्योंकि सब्जेक्ट जो है ये कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है कुछ पॉइंट्स पे, और बहुत ज़्यादा ये इंफॉर्मेशन इंटेंसिव है। इन शॉर्ट देयर इज़ अ रीज़न कि लोग 10-10, 20-20 साल ये वेट चेंजेस को और मेटाबॉलिज्म को स्टडी कर रहे हैं। तो मैंने दरिया को कूजे में बंद किया है, लेकिन खैर ये रिसोर्सेज हैं जो थोड़ी सी मैंने देखी हैं। अगर आपको इस प्रेजेंटेशन चाहिए, अगर इफ़ यू वांट टू गिव दिस अ मोर थरो लुक कि वाकई जो डॉक्टर साहब ने आके बात की थी उसके पीछे कोई साइंटिफिक बेसिस है या वो अपना ओपिनियन दे रहे थे, तो यू आर वेलकम टू प्लीज़ चेक दीज आउट एज़ वेल। ये जो 4 किताबें बीच में मैंने मेंशन की हैं, ये सारी वो हैं कि कोई अगर आपका मेडिसिन से ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है, आप फिर भी उसे ईजिली पढ़ के अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दे आर ऑल 4 ऑफ देम आर एक्सेलेंट बुक्स, स्पेशली जो आखिरी वाली है, अनलर्निंग शेम बाय डॉक्टर डेवन प्राइस।
इफ़ देयर इज़ एनीथिंग एल्स दैट यू नीड एनी क्वेश्चंस तो मुझे ईमेल भी कर दीजिएगा। अभी के लिए अगर कोई सवालात हैं आपके पास, इफ़ एनीवन। ये तो ठीक है, समझ आ गई, क्योंकि मेरा डे बाय डे वेट इंक्रीज ही हो रहा है कि बॉडी शेमिंग नहीं होनी चाहिए, जिससे मैं अभी आजकल बहुत फेस कर रहा हूँ, सोसाइटी में भी, घर में भी। लेकिन कुड इट के इसके पीछे की जो साइंस है वो ये भी है, जैसे कि मैं एक बिज़नेस ओनर हूँ और पाकिस्तान में इस वक्त हालात साजगार नहीं है। मेरा बिज़नेस डे बाय डे डाउन गया और मैं डे बाय डे टेंशन बाय टेंशन आके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खाना खा के, और समझ नहीं आ रही ये करना है ऐसे करना है, ऑफिस में भी सुकून नहीं, घर में भी नहीं। एंड तो क्या इसके पीछे क्वेश्चन यही है कि इसके पीछे क्या कोई मेंटली भी होता है कि कोई जिस तरह वही कारोबार ठीक नहीं है मेरा आजकल, तो इस वजह से भी शायद वेट गेन होता है, या कोई और, मतलब चलो एक बिजनेस को साइड पे रख दिया जाए, या कोई स्टडी की टेंशन है, या कोई मेडिकल का साल क्लियर नहीं हो रहा, या सप्लीज ज़्यादा आ गई हैं उसकी तैयारी में भी, तो इसके पीछे मेंटली क्या? एब्सोल्युटली, जो स्ट्रेस ईटिंग है वो तो एक वेल डॉक्यूमेंटेड चीज़ है जो होती है, जो हम लोग सब करते होते हैं। कुछ लोग ज़्यादा करते होते हैं। अब देखें, स्ट्रेस सबको ही होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो कभी भी स्ट्रेस की वजह से मोटे नहीं होते, उनका वज़न नहीं बढ़ता। क्यों दोनों में कैटेगरीज में फ़र्क ये है कि जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस ईटिंग करते हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने बचपन से ही खाने का साथ लिया है अपने डिफ़िकल्ट इमोशंस को डील करने के लिए। क्योंकि फ़र्क कोई डिफरेंट वजूहत हो सकती हैं, मे बी आसपास कोई दोस्त नहीं था उनका, या कोई और ज़रिया नहीं था, शायद उनका स्पोर्ट्स में ज़्यादा रुझान नहीं था, कुछ नहीं था, कोई कोपिंग मैकेनिज़्म उस तरह से था नहीं। बहरहाल खाना बहुत ज़्यादा उनके पास अवेलेबल था फ्रीली, सो दे यूज टू लर्न टू यूज़ फूड एज देयर प्राइमरी कोपिंग मैकेनिज़्म। तो स्ट्रेस में ऑब्वियसली जिन सिचुएशन में स्ट्रेस ज़्यादा होता है, और जिस तरह बिज़नेस की आपने बात की, ऑब्वियसली दैट इज़ अ वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन, तो उसमें हो सकता है ऐसे। और इंटरेस्टिंग बात है, ये दोनों तरह वर्क करता है कि स्ट्रेस की वजह से भी खाना ज़्यादा होता है, फिर खाने की वजह से भी स्ट्रेस होता है। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि इफ़ किसी आदमी का लिवर फैटी है, जो कि एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है, तो क्या फैटी लिवर की वजह से भी उसका वेट इंक्रीज हो सकता है, या इट्स नॉर्मल? नहीं, आई डोंट थिंक फैटी लिवर की वजह से ऐसा वेट इंक्रीज नहीं होता। वेट इंक्रीज होने की वजह से फैटी लिवर हो सकता है। सॉरी अबाउट दैट। सबसे पहली उन्होंने तजवीज़ ये दी थी कि आप अपने फ़ोन बंद कर लें, एंड आई एम सॉरी अबाउट दैट। हाँ, नहीं, फैटी लिवर जो है वो उसकी वजह से वेट गेन नहीं होता। वेट गेन जो फैटी लिवर इटसेल्फ जो एक उसका एक सिम्टम है हाई वेट का। एनीवन एल्स कोई? या सर क्वेश्चन ये है कि ये वाकई सच है कि जो मोटे लोग हैं उन्हें ज़्यादा गुस्सा, जल्दी गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्सा क्यों आता है, वो ये क्वेश्चन में ज़्यादा वाकई लोग सही कि अगर मोटे लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, उसे डरते हैं, अगर मैंने उसे कुछ कहा तो वो गुस्सा कर लेते हैं, और ये गुस्सा क्यों? It's a very interesting point. Again, I don't think ये मोटापे itself की वजह से गुस्सा आता है या कोई नहीं होता, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि ओबीस लोगों में या मोटे लोगों में 55% ज़्यादा चांस होता है डिप्रेशन का, और तकरीबन अप टू 62% ज़्यादा होता है एनजाइटी का। हाँ, एनजाइटी और डिप्रेशन की वजह से ज़्यादा लोग चिड़चिड़े होते हैं, उसमें ये चिड़चिड़ापन बहुत कॉमन होता है। और स्पेशली वो शख्स जिसे बार बार कहा जा रहा है बाय द वे तो मोटे क्यों हो, तो एट सम पॉइंट वो गुस्से में बात कर ही देगा शायद। नहीं, मतलब ये बात नहीं कि अगर आप मोटे वो बात की वजह से नहीं वो गुस्सा करे। अगर वो मतलब कि लेट्स सपोज ये आपसे कोई बात करके आप एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे बात करें, तो उसने एक मतलब कि वर्ड्स गलत किए तो आप गुस्से में आ गए और गुस्सा किए, तो वो कि मैंने ऐसी कोई बात की नहीं जो आपको गुस्सा, नहीं पेट की बात मैं नहीं करी कि आप ये कि आप मोटे हो, इसलिए बगैर। हाँ, नहीं दैट्स एक तो वही चीज़ है कि जो कोमॉर्बिडिटीज़ को हम देख रहे हैं कि वो मोटापा तो है, लेकिन अगेन सारे जो दरिया हैं वो सिर्फ मोटापे में नहीं जा रहे,
वो मोटे बंदे के और भी कोई 10-12 साथ कोई एसोसिएटेड चीज़ें होंगी। एक उनमें से जैसे मैंने बताया मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स का उसमें ज़्यादा रिस्क है, तो उसकी वजह से भी चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता है। दूसरा ये कि इट्सेल्फ अगर एक मोटे बंदे को आप इमेजिन करते हैं कि अगर उसे कोई कहा जाता है कि यार तुम थोड़ा खाना कंट्रोल करो, उसे एडवाइस दी जाती है, तो अब मैं सोचता हूँ कि ये मैं पहला बंदा तो नहीं हो सकता जिसने ये तजवीज़ उसे दी है आज के दिन ही। अब 10वां बंदा 11वां बंदा जो ये मुझसे वही बात दोबारा करेगा, और कंसिडरिंग कि ये मोटापा जो है ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है, कोई बंदा ये इस बात पे बहुत ज़्यादा गौर या बैठ के सोचना नहीं चाहता। मैं इधर आराम से खाना खाने आया हूँ और लोग बार बार मुझे रिमाइंड करा रहे हैं तुम तो बहुत ज़्यादा मोटे हो या बहुत मोटी हो, तो मेरा इमोशनली उस पर क्या इम्पैक्ट होगा? या तो मैं बहुत ज़्यादा सैड फील करूँगा बार बार, या वही जो सैडनेस है वो चिड़चिड़ेपन की फॉर्म में बाहर आएगी। एक वो भी हो सकता है, राइट? ठीक है, एनीवन एल्स कोई अगर और सवाल है? जो लोग पुअर होते हैं वो ज़्यादा मोटे होते हैं बनिस्बत उनके जो वेल ऑफ हैं, इसकी क्या वजह है? एब्सोल्युटली, वही मैंने जो बात मेंशन की कि हम लोग ऑपोजिट अस्यूम करते हैं कि जो मोटे होते हैं वो इसलिए क्योंकि वो अमीर बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो बड़ा सेठ जो है वो खा खा के पेट निकल आया उसका। लेकिन इन ट्रूथ वेट लूज़ करना हमारी सोसाइटी में बड़ा एक महंगा काम है। जो आम आदमी होते हैं, घी वगैरह और ये घी और चीनी वगैरह तो आम हमारी रूटीन में होती है, ये वो नहीं कि सिर्फ अमीर खाते होते हैं, बल्कि जो गरीब हैं वो ज़्यादा खाते होते हैं। अमीर जो है उन्हें स्टीविया वगैरह मिल जाता है खाने के लिए, अपनी चाय में डालने के लिए, गरीबों को यूजुअली नहीं मिलता। एक तो ये भी चीज़ है। दूसरी बात है, अब जिस तरह हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम ओल्ड जिस तरह मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से अब ज़्यादा सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में, अब हमारी ऑफिस लाइफ ज़्यादा हो रही है, हमारी जो लाइफस्टाइल चेंज होते जा रहे हैं। वो लोग जो पहले ज़्यादा मजदूरी कर रहे थे अब वो इतनी मजदूरी नहीं कर रहे। जो लोग पहले ज़्यादा वॉक कर रहे थे अब उन्हें इतना वॉक का चांस नहीं मिलता, मोबाइल टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो वो चीज़ डिस्प्रपोर्शनेटली गरीब लोगों को ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। So if somebody is facing fat shaming, so family and friends should help him, should support him, to encourage him and make him self-esteem, to boost his self-esteem. So rather than that, does he need medical assistance or medical support or help too? Yes, it can be. Obviously जो फैमिली सपोर्ट होता है, फ्रेंड सपोर्ट, सोशल सपोर्ट किसी भी फॉर्म का, दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा मेडिकल सपोर्ट भी होता है। अब जो एक सर्टन लेवल पे जो ओबेसिटी जाती है उससे हम सिंपली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से चेंज नहीं करते। ये वही चीज़ है जो बाकी बीमारियों से भी हम ऐसे ही डील करते हैं ना। मतलब कुछ हद तक तो हम डायबिटीज़ का कहते हैं ना कि आप लाइफस्टाइल चेंज करें, चीनी वगैरह और शुगर वाले खाने कम करें, लेकिन एट सम पॉइंट हमें बीच में इंसुलिन को भी लाना पड़ता है इक्वेशन में, या मेटफॉर्मिन को, या उस तरह की दवाइयों को भी लेके आते हैं। तो इट्स द सेम विद ओबेसिटी। एक जो फॉर एग्जांपल जो मैंने रेगुलेशन में बात की थी, वो जो एक खौफनाक सा एक डायग्राम मैंने दिखाई थी, उसमें एक सिग्नलिंग पाथवे था GLP-1 का। GLP-1 बेसिकली आपकी जो ये एक रास्ता होता है जिसमें आपकी इंटेस्टाइन बताती है कि इसमें खाना बहुत ज़्यादा हो चुका है, प्लीज़ जो पेट साहब हैं, स्टमक भाई, आप मज़ीद खाना आगे रिलीज़ ना करें। और दूसरा ब्रेन को सिग्नल देता है कि आप खाने कम कर दो, भूख कम करो। हमारे पास एक मेडिसिन होती है ओज़ेम्पिक, आजकल अगर आपने सुनी हुई है, वो एग्जैक्टली ये करती है, वो GLP-1 एगोनिस्ट है, एंड दैट इज़ समथिंग दैट डॉक्टर्स आर इंक्रीजिंगली प्रिस्क्राइबिंग नाउ। तो अगेन वी हैव सर्जरीज, वी हैव दिस, वी हैव और भी मेडिसिन हैं काफ़ी जो वेट लॉस में हेल्प करती होती हैं। वो आपने वो सुना होगा आप ओपरा, so she started that Absolutely, yeah. medicine, and that she gave a lecture, that she came on the media. वो सब कह रही थी कि सब मैं जो है मैं सब कह रहे थे कि डाइट नहीं लेनी चाहिए, कोई मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, बट शी स्टार्टेड इट एंड वर्कड आउट, एंड शी सेड कि भी वो मीडिया पे आए और उसने बताया कि जब आपको ज़रूरत पड़ती है, फैट शेमिंग होती है, तो यू हैव टू डू समथिंग। एब्सोल्युटली, दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। अच्छा, माजरत, मैंने देर से ज्वाइन किया तो मैंने मिस कर दिया बड़ा पार्ट। मैं एक तो कॉम्प्लीमेंट करना चाह रही हूँ, मैंने आपको 2020 में देखा था कैफ़े सोल में, और अब मैंने आपको देख रही हूँ तो मेरे लिए तो बहुत खुशगवार हैरत है। तो मैं आपके जर्नी के बारे में जानना चाह रही थी। अगर पिछले पार्ट में ऐसी बात हो चुकी है तो
आई विल वॉच ऑनलाइन. हाँ नहीं, अभी तक ये बात नहीं होती. थैंक यू. सो मेरी जर्नी अगेन काफ़ी इसमें जो था वो मुझ पे पर्सनली भी अप्लाई होती है इन्फॉर्मेशन. ऑब्वियसली वो कहीं से मुझे एक पर्सनल इंटरेस्ट उस फील्ड में कहीं से डेवलप हुआ ही होगा. मेरी अपनी आजकल जो मैं खुद आई एम टेकिंग विगोवी विच इज़ सेमाग्लूटाइड जो कि GLP-1 एगोनिस्ट है. तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि मैंने सिर्फ वर्जिश की और मेहनत की और उसकी वजह से हो गया. दैट इज़ मिसलीडिंग. उसके अंदर मेडिकल गोल भी था मेरी अपनी वेट लॉस जर्नी में. अब मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ वो भी करवाते हैं, सर्जरीज भी करवाते हैं. द सर्जरीज आर आल्सो वेरी इफेक्टिव. जो स्लीव गैस्ट्रेक्टमीज हैं या गैस्ट्रिक बाईपास हैं, एक सर्टन लेवल पे जाके उनकी भी ज़रूरत होती है. हाँ, तो मेरी अभी जो जर्नी है वो उससे ज़्यादा GLP से सपोर्ट हो रही है. और उसके अलावा साथ साथ मैं मसल बिल्डिंग पे फोकस कर रहा हूँ, डाइटिशियन से मैं बात कर रहा हूँ. इट रियली टेक्स अ टीम. हम उसे जितना सिंप्लीफाई करते हैं ना इक्वेशन को, अच्छा नहीं बस मुझे तो पता है इसका क्या मैजिक आंसर क्या है, बस आपने खाना कम करना है, वर्जिश ज़्यादा करनी है. इट गेट्स अ लॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड जब हम रियल लाइफ में रह रहे होते हैं. थैंक यू. अभी हमने थोड़ी देर पहले ओलंपिक की बात की कि ओपरा ने उसको मेंशन किया अपने एक लेक्चर में. मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर और आपका भी एक्सपीरियंस है उसमें उसको लेने में, तो अगर फ्यूचर में ये एक्सेसिबल हो जाती है, आप इसका मिसयूज़ ज़्यादा देख रहे हैं या इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है उसकी तरफ ज़्यादा आप देख रहे हैं? दैट काफ़ी अच्छा सवाल है ये. एग्जैक्टली. अब ऑब्वियसली मेरे पास एक क्रिस्टल बॉल नहीं है और बाय प्रोफेशन मैं सोशियोलॉजिस्ट नहीं हूँ और या ना ही मैं इकोनॉमिस्ट हूँ. लेकिन जिस तरह का हम वेट लॉस कल्चर देख रहे हैं उसमें ज़्यादा चांस है कि ये अब्यूज़ का है. अब्यूज़ की पोटेंशियल डेफिनेटली है. वो तो किसी भी चीज़ में, वो तो इवन सिरप ऑफ इपिकैक जो डायरिया कॉजिंग सिरप है उसे भी लोग उठा के इस्तेमाल कर ही लेते हैं वेट लूज़ करने के लिए, जिस तरह मैंने मेंशन किया. तो ओज़ेम्पिक को तो डेफिनेटली करेंगे. इनफैक्ट इस पर भी अभी काफ़ी ज़्यादा मीडिया में बात हो रही है कि जो ऑलरेडी नॉर्मल वेट के लोग हैं उन्हें हरगिज़ नहीं ये प्रिस्क्राइब करनी चाहिए, या जिनका थोड़ा सा इवन ओवर वेट भी होते हैं मैं तो कहता हूँ उन्हें भी नहीं करनी चाहिए. ये तो बहुत हाई लेवल पे जिनकी मॉर्बिड ओबेसिटी है उस पॉइंट पे जाके मैं ओज़ेम्पिक एक्चुअली रेकमेंड करूँगा कि अच्छा यार आप कर लो. लेकिन यू आर एब्सोल्युटली राइट. कैपिटलिस्ट सिस्टम में दिस इज़ वन मोर थिंग फॉर अस टू सेल. हमने एक सिस्टम बना लिया है जिसके अंदर हम सबको मोटा करी जा रहे हैं, गलत मशवरे दे के और गलत कल्चर बना के और गलत एस्थेटिक स्टैंडर्ड्स डेवलप करके, और फिर उनमें से गिने चुने लोगों को के हाथ में हम ओज़ेम्पिक दे देते हैं कि चले आप पतले हो जाएं. दैट आई थिंक इज़ अनफेयर. तो अगेन कमिंग बैक टू कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पॉइंट. लेकिन यू आर राइट. स्ट्रेस ईटिंग के बारे में आप कुछ बता दें. जब करने को कुछ नहीं होता तब अंदर से आवाज़ आती है चल भाई कुछ खा ले, वो कोई काम नहीं है. हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली. ये स्ट्रेस ईटिंग इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अभी पहले भी भाई ने जो इसके बारे में पूछा था. अब होता ये कि हम सब के अपने तरीके होते हैं, डिफरेंट होते हैं स्ट्रेस रिलीव करने के लिए. कोई बंदा जाके बॉक्सिंग कर रहा होता है, कोई बंदा जाके क्रिकेट खेल रहा होता है. कुछ लोग होते हैं जिन्हें वो मे बी सहूलतें नहीं मिली, स्पेशली थ्रू आउट चाइल्डहुड, क्योंकि वहाँ से ही ज़्यादातर ये आदतें पड़ती होती हैं. तो जिन लोगों को वो कोपिंग मैकेनिज़म्स कोई डिफरेंट डेवलप नहीं हुए वो खाने का सहारा लेते होते हैं. और दिस इज़ स्पेशली ट्रू जिन लोगों को फॉर एग्जांपल ADHD होता है. सिर्फ बंदा स्ट्रेस में नहीं खाता, बंदा बोर होके भी खा रहा होता है. अब जो ADHD वाले लोग हैं फॉर एग्जांपल, वो हर वक्त उनका आधा माइंड कहीं और डिस्ट्रैक्टेड होता है, इन्हें याद भी नहीं रहता कि वो चीज़ें किधर हैं और मैंने क्या खाया था. वो भी ज़्यादा वनरेबल होते हैं. तो स्ट्रेस ईटिंग अगेन एक्सट्रीमली कॉमन. अगर इफ़ यू नो समवन जिसे स्ट्रेस ईटिंग हो रही है ज़्यादा, तो उससे मैं यही कहूँगा कि वो आइडेंटिफाई करना सीखे कि ये जो भूख लग रही है ये पेट की भूख है या छाती की भूख है. हम इन टर्म्स को हमेशा यूज़ करते हैं. बेसिकली इन्हें कहते हैं साइकोलॉजिकल हंगर या फिजियोलॉजिकल हंगर, लेकिन मैं इन्हें कहता हूँ पेट की भूख और छाती की भूख. पेट की भूख होती है जो वाकई आपको काफ़ी देर तक खाना नहीं खाया, पेट में गुड़ गुड़ हो रही है कि मुझे ग़िज़ा की ज़रूरत है. और छाती की भूख होती है वो स्ट्रेस वाली, जिसके अंदर बेसिकली भूख मुझे नहीं लगी, मुझे टेंशन हो रही है, मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं. एंड द ओनली थिंग दैट आई नो इन दैट सिचुएशन इज फूड. So what can be the other options except food? Sorry, other options regarding किसके? फूड नहीं खाना, कोई और काम करना स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने के लिए. स्ट्रेस एंजाइटी को कम करने के लिए. सो एक जो हम टेक्निक बताते हैं वो है Zen 10 टेक्निक.
zen 10 टेक्निक है कि अगर आपको भूख ज़्यादा लग रही है और आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा और आपको लग रहा है कि दिस माइट बी छाती वाली भूख, कि स्ट्रेस हंगर है, ये एक्चुअल हंगर नहीं है, ये स्ट्रेस हंगर है, उस केस में आप वर्ड्स बोलें zen 10 और 10 मिनट का टाइमर लगा लें अपने मोबाइल में। आजकल वो गूगल का फॉर एग्जांपल होता है। उसका पॉइंट ये है कि जो स्ट्रेस हंगर होती है ना, वो यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होती है। स्ट्रेस जो होता है वो सारा दिन नहीं चलता, वो एक लहर उसकी एक आती है स्ट्रेस की और फिर ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप 10 मिनट में के बाद आप कहते हैं अच्छा नहीं अब भूख सेटल हो गई है, तो इसका मतलब वो एक्चुअल भूख नहीं थी, वो प्रॉबेबली स्ट्रेस था जिससे आप डील करें। और उस स्ट्रेस के दौरान अगर ये अगेन बहुत लंबी ये डिटेल है, अब मैं इसमें जा नहीं सकता, लेकिन आप डिफरेंट एक्सरसाइजेस ट्राई कर सकते हैं, लाइक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, या कोई और चीज़ आपको बेहतर पता होगा मुझसे कि आपको कौन सी चीज़ रिलैक्स करवाती है खाने के अलावा। तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स। माइक ले लो। क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा अजीब, या बहुत से लोग मतलब कहते हैं कि वो जो मोटे लोग होते हैं वो अक्लमंद नहीं होते और जो पतले लोग होते हैं वो अक्लमंद तो ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। और लेकिन आई डोंट आई अंडरस्टैंड कि ये सवाल कहाँ से आता है, एंड बिकॉज क्योंकि मीडिया में यही डिपिक्शन होती है। आप 99% फिल्मों को या टीवी शोज़ को उठा लें, उसमें मोटे बंदे को किस तरह दिखाया होता है, वो पागल सा होता है, इधर उधर लुढ़कता फेरा होता है, या हाँ एब्सोल्युटली। तो हाँ, जो स्पेशली जो औरतों को जिस तरह पोर्ट्रे किया होता है, या तो बड़ी वो जालिम होती है, ये मोटी जालिम सास है, वो जुल्म कर रही है सब पे, या उन्हें हमेशा ऐसे ही रोल्स में दिखाया जाता है, विच इज़ वेरी अनफेयर। तो सो टू आंसर द क्वेश्चन सिंपली कि नहीं, जो लोग ज़्यादा मोटे होते हैं वो कम ज़हीन नहीं होते, लेकिन ऑन दी अदर हैंड इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि ये आइडिया कहाँ से आ रहा है। थैंक यू। मेरा भी ये क्वेश्चन था पहले, ये चीज़ हमारे पठानों में ज़्यादा कॉमन है कि जो मोटा होता है वो बेअक्ल होता है, या जो कहते हैं कि जो लंबा होता है वो बेअक्ल होता है ना, इस तरह चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे दरमियान। सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम ज़्यादातर इसी तरह मैंने खुद देखा हुआ है, मेरा चाचू भी था, वो 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर वॉक करता था, वहाँ से फिर आके दबा के खाना खा लेता, नाश्ता कर लेता। क्या इसका हल यही है या इस तरह हो सकता है कि वॉक करके फिर दबा के खाना खा लेता है बंदा? अच्छा, वॉक करके आते हैं अच्छा, अगेन मैं पठानों का एक्सपर्ट नहीं हूँ मैंने पठानों को नहीं पढ़ा पख्तूनों को, सॉरी। तो हाँ, तो मैं उस पर वो नहीं कह सकता कि ये सोशल ग्रुप ऐसा हो। बिल्कुल नहीं, यूजुअली ऐसा नहीं होता। हाँ, असल में इंसान जो होते हैं वो नेचुरली एक पैटर्न सीकिंग मशीन है। हमें कहीं दो जगह एक नज़र आती है ना कि ये बिल्ली भी म्याऊं करती है, ये बिल्ली भी म्याऊं करती है, तो ये भी बिल्ली म्याऊं करती होगी। तो हम हमेशा उसे देखते हैं और अपने एक्सपीरियंस के साथ देखते हैं। मैंने एक मोटे को बंदे को देखा है, वो भी इस तरह करता है, दूसरे मोटे बंदे को देखा है, तो तीसरा भी लाजमी ऐसे करता होगा। लेकिन जब हम बड़े पैमाने पे स्टडीज़ करते हैं तो यूजुअली वो चीज़ डिस्प्रूव हो जाती है, क्योंकि आपने मे बी एक चीज़ देखी है, या मैंने उस बंदे की सिर्फ एथनिसिटी देखी है या उसका वज़न देखा है, उसमें 15 और चीज़ें होंगी। क्या वो बंदा न्यूरोटिपिकल है या नहीं, क्या उस बंदे को डिप्रेशन है या नहीं, क्या उसे एंजाइटी है या नहीं, क्या उसकी कोई हार्ट कंडीशन है, कोई मेटाबॉलिक कंडीशन हैं, वो सारी हमें नज़र नहीं आ रही। तो मैं एक ब्रॉड जनरलाइजेशन नहीं कर सकता कि ये ऐसा होता है तो ये ऐसा होता है। कुछ यूँ भी मैं कह सकती हूँ कि एक वेट गेन के लिए एक बैलेंस होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं और कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका जितनी कैलोरीज़ आप ले रहे हैं, अगर आपकी उतनी कैलोरीज़ आपकी खर्च नहीं हो रही, तो वो एक्स्ट्रा जो कैलोरीज़ हैं उसको आपका इंसुलिन डिपॉजिट कर देगा लिवर में इन शेप ऑफ फैट। जब आपका फैट लिवर मैच्योर हो जाएगा अच्छी तरह से, तो फिर उसके बाद वो फैट डिपॉजिट हो जाएगा आपकी बॉडी में। तो बेसिकली यही है कि आप का बैलेंस अगर नहीं है ठीक, जो कुछ आप खा रहे हैं और जो कुछ आप यूटिलाइज कर रहे हैं उसमें वेट गेन होगा। दूसरा ये है कि मैनी पीपल दे आर ईटिंग रॉन्ग फूड।
वो ये समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स हम ज़्यादा लेंगे तो वो हमारे लिए एनर्जी है। जो हमारे लिए हमारा जो बेसिकली हमें शुरू से बताया गया जी, एक पिरामिड है, सबसे ज़्यादा हमने कार्बोहाइड्रेट लेने हैं, उसके बाद फैट है, फिर प्रोटीन है, फिर ये। लेकिन अब ये जो है ना पैटर्न अब चेंज हो रहा है। अब कार्बोहाइड्रेट को आपने लेस कर देना है और प्रोटीन को बढ़ा देना है। अभी इस नॉलेज को आते आते हमारी पब्लिक में भी बहुत टाइम लगेगा। आई एग्री टू दैट। एक तो पहली चीज़ है बैलेंस चाहिए होती है, लेकिन आपको कौन बताएगा कि आपकी बॉडी इस वक्त बैलेंस में है या नहीं है? ये आपका जिस्म ही आपको बताएगा। तो हम यूजुअली अपने जिस्म पे रिलाई नहीं करते, क्योंकि हमारे जिस्म तो ऐसे ही है ना। वो तो जो लाखों सालों से जो एक चीज़ इवॉल्व हो रही है वो तो ऐसे ही है, लेकिन वो जो टिकटॉक पे जो भाई साहब हमें बता रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट कितनी लेनी चाहिए और किस वक्त लेनी चाहिए, वो सही है। तो वी हैव टू लर्न टू ट्रस्ट आवर बॉडीज़। कभी कभार कार्बोहाइड्रेट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लेकिन कार्बोहाइड्रेट भी ज़रूरी है हमारे जिस्म के लिए। कार्बोहाइड्रेट, आपका ब्रेन चलता ही कार्बोहाइड्रेट पे, आपका ब्रेन प्रोटीन या फैट नहीं ले सकता, वो चलता ही ग्लूकोज पे। तो उसका भी एक रोल है। तो अगेन वापस वही बात कि उन चीज़ की जो डिविजन्स है कि ये गुड चीज़ हैं या ये गलत फूड्स हैं, उन्हें उससे हमने थोड़ा सा मूव करना है। और हमने अपनी बॉडी से बार बार मीडिएट करके पूछना होता है कि एग्जैक्टली मुझे इस वक्त क्या चीज़ चाहिए। और फिर दूसरा सवाल ये भी होना चाहिए कि ये बाकी पेट की हंगर है या मेरी चेस्ट हंगर है या स्ट्रेस हंगर है। मेरा एक क्वेश्चन है कि एक मतलब ईटिंग हैबिट्स भी होती हैं जो आप बच्चे को अपने देख रहे हैं कि वो बचपन से खा रहा है, उसको जो पसंद है उसने वही खाना है। आपने उसको हेल्दी फूड बना के दिया, उसके बाद वो भी खाएगा जो उसको पसंद है। इसको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं कि अनहेल्दी फूड भी खा रहे हैं और हेल्दी भी? आप एक मदर है या वाइफ है, वो हेल्दी फूड बना के दे रही है, उसको पता है कि भाई ये इसकी ज़रूरत है, ये ठीक है, लेकिन वो टेस्ट के लिए जो खाया जाता है, जो वो मतलब बाद में वो खाएंगे तो जाहिर है वो वज़न को बढ़ाएगा। हाँ, तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इशू है। आई डोंट नो कि मैं आपको एग्जैक्टली वही एडवाइस दूं जो आप वो चाह रहे हैं, लेकिन इन जनरल जब भी हम किसी फूड को कहते हैं ना ये फॉरबिडन फूड है, वो हमेशा ज़्यादा खाया जाता है। ठीक है, अल्लाह मियाँ ने कहा ना इस बाग से आप कुछ भी खा लो सिवाय उस सेब के, मुझे क्या चाहिए, मुझे वो सेब ही चाहिए। ठीक, तो दिस इज़ समथिंग दैट हैपन्स। तो एक जो हम फॉर एग्जांपल बिंज ईटिंग की अभी मैं बात कर रहा हूँ, जो बिंज ईटिंग की थेरेपी में जो हम एक सजेस्ट करते हैं वो होती है फूड फ्लडिंग। कि अगर आप, मुझे चाहिए किट कैट बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी जनरल एक आइडिया ये होता है कि अच्छा मैं आइंदा अब घर में किट कैट नहीं लेकर आऊँगा क्योंकि ये बैड फूड है या अनहेल्दी है, इसे साइड पे करो। ठीक है, उसका ऑपोजिट हम लोग कभी कभार सजेस्ट करते हैं। वो कहते हैं अच्छा ठीक है आप घर में ढेर सारी भर दो घर में किट कैट, और आपका जब दिल चाहे, आपको भूख लग रही है, आप किट कैट खा लो। पहले दिन आप कितनी 12 किट कैट खा लोगे, दूसरे दिन भी मे बी 12 खा लोगे, अगले दिन कितनी खाएंगे आप? मे बी 6 पे आ जाएंगे। उससे अगले दिन कितनी खाएंगे? 3 दिन खाएंगे। आप कालीन उठाते हैं, नीचे से 15 किट कैट निकलती हैं। एट सम पॉइंट आप बंदा कहता है कि नहीं, वो फ्लडिंग हो गई आपकी। तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट वी ट्राई कि वो जो फॉरबिडन फूड्स हैं ना, जिस पे वो बार बार अट्रैक्ट हो रहा है बंदा, उन्हें इतना कॉमन कर दें कि वो इवेंचुअली वो बंदा जो होता है ना उसकी नीड पूरी हो जाए, बेशक वो फिजियोलॉजिकल नीड है या साइकोलॉजिकल नीड है। अगेन मैं एक बहुत ही लिमिटेड उस पर वो बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पूरी तरह स्टडी नहीं किया। आई थिंक अगर इफ़ दिस इज़ समथिंग दैट यू आर वरीड अबाउट तो इस पे प्रॉपर एक लॉन्गर डिस्कशन हो सकती है विद द थेरेपिस्ट। थैंक यू। डाइटिंग जब हम करते तो ये हमारे ग्रोथ पर इफेक्ट करता है या नहीं? स्पेशली जो 15 और 20 ईयर्स तक मतलब कि जो यंग होते हैं। एब्सोल्युटली, दिस इज एन एक्सीलेंट, क्योंकि ये ग्रोथ का टाइम होता है और वो लोग डाइटिंग शुरू कर लेते हैं, उनकी हाइट पर भी ये एब्सोल्युटली ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। एंड यस एब्सोल्युटली जो यंग लोग जो होते हैं जिनके अभी ग्रोथ पीरियड है, मे बी 20 शायद थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन हाँ 15 तक तो डेफिनेटली जो ग्रोथ अपनी डाइटिंग या डाइट रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, उन्हें वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे जो उनकी बॉडी चाहती है। हमारी बॉडी को अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं प्रोटीन से, जिस तरह एक मज़दूर को ईंटें चाहिए होती हैं वो बनाने के लिए। अगर वो नहीं मिल रही
तो दैट इज़ गोइंग टू लीड टू सम प्रॉब्लम्स। आपकी ब्रेन को स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए होती हैं बिल्ड करने के लिए, स्पेसिफिक फैट्स चाहिए होती हैं, ग्लूकोज चाहिए होती है। जैसे मैंने मेंशन किया, ब्रेन यूज़ ही ग्लूकोज करता है एनर्जी, उसे वो नहीं मिल रही, उसकी भी सही तरह डेवलपमेंट नहीं होगी। तो जो बच्चों में दैट इज़ सबसे ज़्यादा जो ईटिंग डिसऑर्डर्स वो एडोलेसेंट्स में ही होते हैं, ख़ास तौर पे जो यंग लड़कियां होती हैं। तो दैट इज़ समथिंग वी आर ऑलवेज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट। अगर कोई बच्ची आती है और वो कहती है मैं बहुत मोटी लग रही हूँ, हमारे एकदम से का जो लाल झंडे खड़े हो जाते हैं। वेरी गुड टॉक, वेरी गुड डिस्कशन, और इन मौज़ूआत पे गुफ्तगू होनी चाहिए ताकि एक सोसाइटल अवेयरनेस आए। बस मैं एक छोटा सा अमूमी तबसरा करना चाहूँगा आपकी बात की तौसीक में। फ़ैट का लफ्ज़ अगर हम हटा दें ना, यहाँ पे कुछ भी डाल दें बॉडी इमेज से मुतलिक, हाइट भी हो सकती है, कलर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो तमाम चीज़ें आपकी मेंटल हेल्थ को जो सफ़र कर रहा होता है उसको ज़्यादा मुतासर करती हैं। तो आपने अगरचे एक मौजू को पकड़ा है, लेकिन इसके अंदर इतने ज़्यादा मौज़ूआत कवर हो रहे हैं। दूसरा ये कि हमारा जो सोसाइटल एटीट्यूड ये है कि हमें खुश होने का तरीका नहीं आता। हम खुश होते हैं दूसरे का ठट्ठा मजाक उड़ा के, यानी हमारी खुशी किसी को लेट डाउन करके। और इसमें बड़ा हिस्सा डाला है जो ये पॉप कल्चर या जो मीडिया है उसके अंदर, जिस तरह आपने भी एक मिसाल दी। तो फिर अब सोशल मीडिया, प्राइवेसी कोई नहीं रही, राह चलते किसी की भी तस्वीर बना लेंगे, वीडियो बना लेंगे और नीचे लोग उसके बुरा सलूक कर रहे होंगे। ये बहुत अफसोसनाक रवैये और इनको बिलज़रूर बदलने की ज़रूरत है। और ये कौन बदलेगा? ज़रा एक इनफरादी सतह पे हम बदलेंगे तो इज्तमाही सतह पे बदलेंगे। ये हमें मीडिया पे पाबंदी लगा के नहीं बदलेंगे। हमें ख़ुद पता होना चाहिए यार ये ठीक नहीं है, ये चीज़। गोल्डन रूल यही है ना, जो चीज़ मैं अपने लिए नहीं पसंद करता तो मैं दूसरे के लिए क्यों वो करूँ। तो बस मेरा ख्याल और तो कोई नहीं है। एज़ वी आर कंक्लूडिंग, आई वुड से दैट यू स्ट्रक ऑल राइट कोर्ड्स टुडे। बहुत लुत्फ़ आया और ये जो टॉक है उम्मीद है कि हमारे सुनने वालों को एक कदम आगे बढ़ाने पर लेकर जाएगी, एक सेफ़र, एक मोर इंक्लूसिव, कंपैशनेट और रिस्पेक्टफुल सोसाइटी की तरफ। थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का भी।